नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम, बहुत बुनियादी सवाल की गहराइयों में उतर रहे हैं। आखिर ये राज्य, या जिसे हम अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, ये बनता कैसे है? हाँ, ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है पर है बहुत गहरा। बिल्कुल। मतलब कैसे एक समाज जो शायद पहले शिकारी संग्राहक थे या छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, वो कैसे एक संगठित, एक कॉम्प्लेक्स स्टेट सिस्टम तक पहुंचता है? ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी मानव सभ्यता के विकास की कहानी है, एक तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की कहानी है। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम किस सोर्स का सहारा ले रहे हैं? आज हमारी पड़ताल का आधार है आईग्नू के MHI 04 पाठ्यक्रम की इकाई 1, जिसका शीर्षक है प्री स्टेट टू स्टेट, यानी पूर्व राज्य से राज्य तक का सफर। अच्छा, आईग्नू MHI 04 यूनिट 1। हाँ, ये इकाई हमें प्राचीन भारत में, खास तौर पर उत्तर और दक्षिण भारत के कॉन्टेक्स्ट में राजनीतिक संरचनाओं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के विकास की एक बहुत अच्छी डिटेल्ड रूपरेखा देती है। और जाहिर है UPSC उम्मीदवारों के लिए तो ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सिलेबस का एकदम कोर हिस्सा है ये। बिल्कुल। प्रारंभिक राजनीतिक संरचनाएं, सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और राज्य बनने की प्रक्रियाएं, स्टेट फॉर्मेशन प्रोसेसेस, इन सब को समझने में ये यूनिट बहुत मदद करती है। तो श्रोताओं को आज क्या मिलने वाला है? हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? देखिए, इस सत्र के अंत तक श्रोताओं को एक काफी गहरी समझ मिल जाएगी कि उत्तर भारत में वैदिक काल से और दक्षिण भारत में संगम युग से राज्य कैसे उभरे। ठीक है। हमें ये जानकारी किन स्रोतों से, सोर्सेस से मिलती है और इस पूरी प्रक्रिया में क्या जटिलताएं थी, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी। बड़े यज्ञ। हाँ, बिल्कुल। और दक्षिण के संदर्भ में तमिल मुखियाशाही जैसे चेर, चोल, पांड्य और वहां स्तरीकरण की क्या भूमिका थी, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। जरूर। राज्य गठन की सैद्धांतिक समझ, सेक्शन 1.1। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात ये समझना जरूरी है कि राज्य या स्टेट ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हर समाज में और हर जगह पाई जाती हो। ये यूनिवर्सल नहीं है। अच्छा, मतलब ये हर जगह नहीं होता? नहीं, ये केवल उन्हीं समाजों में मौजूद होता है जहां समाज विभेदित हो, डिफरेंशिएटेड हो, या कहें स्तरीकृत हो, स्ट्रैटिफाइड हो। स्ट्रैटिफाइड यानी जहां समाज में ऊंच नीच या अलग अलग स्तर या तबके बन गए हों। बिल्कुल सही। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जो समाज गैर स्तरीकृत हैं, जहां ऐसे स्तर नहीं है, वो पूर्व राज्य समाज होते हैं, प्री स्टेट सोसाइटीज। ठीक है, तो राज्य बनने के लिए स्ट्रैटिफिकेशन एक प्री रेक्विजिट है। हाँ, ये फंडामेंटल है। अब सवाल उठता है कि राज्य की उत्पत्ति होती कैसे है? तो सिद्धांत ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति बाहरी नहीं होती, मतलब कोई बाहर से आकर राज्य नहीं बनाता। अच्छा। हाँ, ये आंतरिक होती है। सुई जेनरस कहते हैं इसे। मतलब ये किसी समाज के भीतर की जो प्रक्रियाएं हैं, जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, उन्हीं का नतीजा होती है। स्वी जनरीज मतलब अपने आप में अंदर से पैदा होने वाली चीज। तो फिर वो जो सेकेंडरी स्टेट फॉर्मेशन की बात होती है कि एक राज्य को देखकर दूसरा बन गया। देखिए, इसी सिद्धांत के हिसाब से वो धारणा थोड़ी भ्रामक हो सकती है, क्योंकि कोर आइडिया यही है कि स्टेट अंदरूनी विकास का नतीजा है। मुख्य प्रश्न ये बन जाता है कि किसी समाज का गठन, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जो ये तय करे कि वहां राज्य बनेगा या नहीं बनेगा। समझ गई। तो समाज का इंटरनल स्ट्रक्चर ही की है। इतिहास में ये राज्य हमें किस रूप में दिखते हैं? इतिहास में अगर हम देखें तो राज्य अक्सर हमें साम्राज्यों या राजतंत्रों, मतलब एम्पायर्स या मोनार्कीज के रूप में सामने आए हैं। हाँ, राजा महाराजा वाले राज्य। बिल्कुल। और ये कहाँ बने? ये वर्ग संरक्षित समाजों में, क्लास स्ट्रक्चर्ड सोसाइटीज में राजनीतिक प्रक्रियाओं के इंस्टीट्यूशनल रिजल्ट थे। मतलब जहां समाज वर्गों में बटा था, वहां की पॉलिटिकल प्रोसेसेस ने इन संस्थाओं यानी राज्य, राजतंत्र को जन्म दिया। इसीलिए हम अक्सर राज्य गठन के इतिहास को उसको चीफडम से किंगडम में बदलाव के रूप में पढ़ते हैं। मुखियाशाही से राजशाही तक का सफर। एग्जैक्टली। चीफडम एक सिंपलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और किंगडम ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा स्ट्रैटिफाइड समाज से जुड़ा है। तो ये ट्रांजिशन बहुत महत्वपूर्ण है स्टेट फॉर्मेशन को समझने के लिए। अब जरा भारत के संदर्भ में टाइम फ्रेम पे आते हैं। उत्तर और दक्षिण में ये बदलाव कब हुआ? हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आमतौर पर यह माना जाता है कि उत्तर भारत में ये जो ट्रांजिशन था पूर्व राज्य से राज्य तक का, ये मध्य प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व यानी मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE में हुआ।
मोटे तौर पर कहें तो बुद्ध के समय के आसपास। मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE। ओके, और दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में ये संक्रमण, ये ट्रांजिशन बहुत बाद में आया, लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी यानी 6th सेंचुरी CE के आसपास। काफी अंतर है दोनों में। हाँ, काफी बड़ा गैप है, 1000 साल से भी ज्यादा का। तो इस फर्क का कारण क्या था? आपने स्ट्रैटिफिकेशन की बात की थी। हाँ, आंतरिक स्तरीकरण का सिद्धांत यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर भारत में, जैसा हमने पहले भी कहा, जाति संरचना, वर्ण व्यवस्था को एक प्रमुख स्तरीकरण प्रणाली माना जाता है, जहां क्षत्रिय शासक वर्ग थे। बिल्कुल, क्षत्रिय शासक वर्ग थे और वैश्य कृषक वर्ग। इस मॉडल के अनुसार क्षत्रियों की जो सुपीरियर पोजीशन थी उसने राज्य के उदय में एक बड़ा रोल प्ले किया। और दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में सामाजिक स्तरीकरण की संरचना और उसकी प्रकृति, उसका नेचर दोनों भिन्न थे। वहाँ वर्ण व्यवस्था उस तरह से डोमिनेंट नहीं थी जैसे उत्तर में थी। वहाँ स्ट्रैटिफिकेशन के आधार अलग थे, जिन पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो स्ट्रैटिफिकेशन के अलावा और क्या चीजें जरूरी हैं राज्य बनने के लिए? देखिए, स्ट्रैटिफिकेशन से क्या होता है? संघर्ष पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है समाज में। हाँ, अलग अलग तबकों के बीच में। एग्जैक्टली। अब इस संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है। यहीं पर राज्य की भूमिका आती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में। अच्छा, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक फंक्शन हुआ स्टेट का। हाँ, और इसके अलावा और भी जरूरी फैक्टर्स हैं, जैसे एक स्थापित किसान अर्थव्यवस्था, मतलब सेटल्ड एग्रीकल्चर होना चाहिए जो सरप्लस पैदा कर सके। सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा अनाज, ताकि नॉन प्रोड्यूसर्स को खिलाया जा सके। बिल्कुल। फिर जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, सामाजिक परिसीमन, सोशल सर्कमस्क्रिप्शन, मतलब ऐसा इलाका जहां लोग आसानी से भाग न सकें, उन्हें उसी व्यवस्था में रहना पड़े। अच्छा, सोशल सर्कमस्क्रिप्शन, ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ, और फिर सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, और व्यापार तथा शहरी केंद्रों का विकास, ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स का ग्रोथ, ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनाते हैं जो राज्य के लिए जमीन तैयार करती है। तो ये सब चीजें चाहिए एक राज्य को बनने और चलने के लिए। और राज्य काम कैसे करता है, मतलब फंक्शनिंग कैसी होती है? देखिए, एक राज्य प्रणाली में जो पॉलिटिकल पावर होती है उसका एक निश्चित क्षेत्र, एक डिफाइंड टेरिटरी पर अधिकार होता है। हाँ, सीमाएं होती हैं। बिल्कुल। और ये शक्ति अपने काम करने के लिए, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पदाधिकारियों को, ऑफिशियल्स को अधिकार सौंपती है, डेलीगेट करती है। एक ब्यूरोक्रेसी डेवलप होती है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। सही। और इन कामों के लिए क्या चाहिए? संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए। इसलिए आय संग्रह, इनकम कलेक्शन, मतलब टैक्सेशन या ट्रिब्यूट, ये राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, बिना पैसे के तो कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो सामाजिक आर्थिक विभेदीकरण, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन, राज्य गठन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। समाज में बंटवारा होगा तभी राज्य बनेगा और चलेगा। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। तो ये तो हुई सैद्धांतिक बातें, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब जरा भारत के केस में आते हैं। प्रारंभिक उत्तर भारत में स्रोत। सेक्शन 1.2। प्रारंभिक उत्तर भारत में राज्य गठन को समझने के लिए हमारे पास क्या स्रोत हैं? मतलब हमें ये सब पता कैसे चलता है? हाँ, सोर्सेस की बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रारंभिक उत्तर भारत के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 3 तरह के स्रोत हैं। एक तो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य, दूसरा वैदिक ग्रंथ, और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा की बात करते। जी। इसका क्या रेलेवेंस है? देखिए, हड़प्पा को इस मुद्दे से जोड़ना ये अपने आप में एक चुनौती है, एक चैलेंज है। क्यों? हालांकि अब ये आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में राज्य जैसी संस्थाएं थीं, मतलब वहाँ शहर थे, प्लानिंग थी, स्टैंडर्डाइजेशन था। ये सब स्टेट की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, ये तो लगता है। पर दिक्कत ये है कि हमारे पास उनकी लिखित परंपराएं नहीं हैं जिन्हें हम पढ़ सकें। लिपि तो है पर डिसाइफर नहीं हुई है। हाँ, वो रहस्यमयी लिपि। बिल्कुल। हाँ। तो हड़प्पा राज्य की प्रकृति, उसका नेचर कैसा था, इसका पुनर्निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन करना अक्सर मतलब या तो बहुत इमेजिनेटिव हो जाता है या फिर स्पेक्युलेटिव, मतलब अंदाजे पर आधारित। ठोस सबूत कम है। हाँ। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां आईं, उनसे राजनीतिक प्रक्रियाओं में कोई कंटिन्यूटी, कोई निरंतरता का पता लगाना लगभग असंभव सा लगता है। बीच में एक बड़ा गैप है। तो हड़प्पा का लिंक बनाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है,
इसीलिए विद्वानों ने वैकल्पिक रास्ते ढूंढे हैं। अच्छा, वो क्या है? दूसरा मुख्य रास्ता है वैदिक साहित्य का एनालिसिस, खासकर प्रारंभिक और परवर्ती वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य मतलब वेद? हाँ, प्रारंभिक में मुख्य रूप से ऋग्वेद आता है और परवर्ती वैदिक साहित्य में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ और शुरुआती सूत्र साहित्य शामिल हैं। इनका टाइम पीरियड क्या माना जाता है? इनकी रचना संभवतः एक लंबे समय में हुई, करीब 1000 साल के दौरान। मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500-500 BC। 1000 साल काफी लंबा समय है। तो इन ग्रंथों से हमें क्या पता चलता है? क्या इनमें राजाओं और राज्यों की बातें लिखी हैं? देखिए, ये ग्रंथ सीधे सीधे पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बताते। जो 4 मुख्य वेद हैं उनमें तो प्रार्थनाएं हैं, मंत्र हैं, हिम्स हैं देवताओं के लिए। अच्छा। और जो ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथ हैं वो कर्म कांडों पर कमेंट्री हैं, रिचुअल्स के बारे में बताते हैं। तो वे हमें राजनीतिक घटनाओं या प्रक्रियाओं का सीधा विवरण, डायरेक्ट अकाउंट नहीं देते। तो फिर इनसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे पता लगाते हैं? विद्वानों ने क्या किया है, उन्होंने इन ग्रंथों में जो मिथक हैं, मिथ्स हैं, जो अनुष्ठान हैं, रिचुअल्स हैं और जो किंवदंतियां हैं, लेजेंड्स हैं, उनके विवरणों को छाना है, एनालाइज किया है और उनसे राजनीतिक संस्थानों के विकास का पता लगाने की कोशिश की है। ये एक इनडायरेक्ट तरीका है। मतलब सीधे नहीं, पर इशारों से, रिचुअल्स के सिंबलिज्म से समझना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कौन सा यज्ञ राजा कर रहा है, उसमें कौन लोग शामिल हो रहे हैं, क्या चीजें दी जा रही हैं, इन सब से अंदाजा लगाया जाता है कि पावर स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। ये तो काफी मेहनत का काम लगता है तो। और इसमें इंटरप्रिटेशन का स्कोप भी बहुत रहता है। ठीक है, तो हड़प्पा हो गया, वैदिक साहित्य हो गया, तीसरा स्रोत आपने बताया था पुरातत्व, सेक्शन 1.2.3 आर्कियोलॉजी। हाँ, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। कोशिश ये भी की गई है कि ये जो वैदिक ग्रंथ हैं इनको पुरातात्विक साक्ष्यों से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जोड़ा जाए। अच्छा, टेक्स्ट्स और आर्कियोलॉजी को मिलाना। हाँ। और इसमें शायद सबसे प्रसिद्ध प्रयास, सबसे फेमस अटेम्प्ट जो है वो परवर्ती वैदिक साहित्य और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, जिसे पेंटेड ग्रेवेयर या PGW कल्चर कहते हैं, उसके बीच संबंध स्थापित करने का है। PGW, हाँ, ये नाम सुना है। पेंटेड ग्रेवेयर, ये क्या है? ये एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन हैं जिन पर ग्रे रंग होता है और काले रंग से पेंटिंग की होती है। ये एक खास समय और खास इलाके में मिलते हैं। तो इसका परवर्ती वैदिक साहित्य से क्या संबंध है? देखिए, ये संबंध 2 आधारों पर बनाया गया है। एक तो कालक्रम, क्रोनोलॉजी, और दूसरा भौगोलिक प्रसार, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? परवर्ती वैदिक ग्रंथ जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और PGW संस्कृति, ये दोनों मोटे तौर पर एक ही समय के हैं और दोनों का संबंध मध्य गंगा घाटी से है, मिड गंगा वाली से। अच्छा, सेम टाइम सेम प्लेस। हाँ, इसके कॉन्ट्रास्ट में जो ऋग्वेद है, जो प्रारंभिक वैदिक ग्रंथ है, उसका संबंध मुख्य रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इलाके से है, जिसे अक्सर सप्त सिंधु कहा जाता है। तो ऋग्वेद इंडस वैली और लेटर वैदिक टेक्स्ट्स और PGW मिड गंगा वैली। मोटे तौर पर हाँ। और ये PGW संस्कृति की सैकड़ों साइट्स मिली हैं, छोटी छोटी बस्तियां थी। इन बस्तियों से क्या पता चलता है, जीवन कैसा था? इनमें से अधिकांश बस्तियां सदियों तक चली और कुछ मामलों में जैसे कौशाम्बी, मथुरा, ये बाद में चलकर महत्वपूर्ण शहर और राजनीतिक केंद्र भी बन गई। अच्छा। लेकिन इन स्थलों पर जो PGW स्तर मिलते हैं वो एक साधारण भौतिक संस्कृति, सिंपल मटेरियल कल्चर का संकेत देते हैं। लोग खेती करते थे, पशु पालते थे, छोटी फूस की झोपड़ियों में रहते थे और कुछ मात्रा में लोहे का उपयोग भी शुरू हो गया था। मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं लगती है ना आर्कियोलॉजिकल फाइंड से? उस स्तर पर नहीं। और एक और बात, PGW के अलावा दूसरे तरह के मिट्टी के बर्तन भी बहुत मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि PGW शायद रोजमर्रा के इस्तेमाल के बर्तन नहीं थे, बल्कि शायद अभिजात वर्ग के, इलीट के उपयोग के लिए थे। अच्छा, स्पेशल ओकेजन वेयर या इलीट वेयर। हाँ, संभव है। तो ये हैं मुख्य स्रोत उत्तर भारत के लिए, हड़प्पा, वैदिक ग्रंथ और पुरातत्व, खासकर PGW। ठीक है, लेकिन इन स्रोतों का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती होंगी। ध्यान में रखने योग्य समस्याएं। बिल्कुल, कुछ समस्याएं हैं जिन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि हमने राज्य गठन की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए जो समय और इलाका चुना है, मतलब 1500 BC से लेकर बाद तक और पूरे उत्तर भारत में,
ये बहुत लंबा कालानुक्रमिक और विशाल भौगोलिक विस्तार है। हाँ, हजारों साल और बहुत बड़ा एरिया। तो जाहिर है इतने बड़े कैनवस पे हम हर चीज को बहुत सटीक और विशिष्ट तरीके से नहीं कह सकते, जनरलाइजेशंस करने पड़ते हैं। राइट, डिटेल्स में सोच सकती हैं। दूसरी बात, हमें ये भी याद रखना होगा कि इसी समय और इसी स्थान के भीतर और भी बहुत सारे विकास हो रहे थे जो शायद वैदिक परंपरा के दायरे से बाहर थे। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए बिहार में हमें बसी हुई कृषि आबादी के प्रमाण मिलते हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चरल पॉपुलेशंस के, जो वैदिक परंपराओं के दृष्टिकोण से हाशिए पर थीं, मार्जिनलाइज्ड थीं। बिहार में? हाँ, और अगर हम याद करें कि दक्षिण बिहार यानी मगध प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक का केंद्र था, मौर्य साम्राज्य की नींव वहीं पड़ी। हाँ, मगध तो बहुत पावरफुल था। तो हम ये महसूस करेंगे कि वैदिक साहित्य हमें ये समझने में बिल्कुल मदद नहीं करता कि इस क्षेत्र में इतने शानदार राजनीतिक विकास क्यों हुए। वैदिक टेक्स्ट मगध की कहानी नहीं बताते। ये तो बड़ा पॉइंट है। मतलब हमारे मेन सोर्सेज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को कवर ही नहीं करते। एग्जैक्टली, ये सोर्सेज की लिमिटेशन है। हमें दूसरे सोर्सेज पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, और कोई समस्या? एक और थोड़ी ज्यादा टेक्निकल समस्या है, वो है शब्दावली की, टर्मिनोलॉजी की। शब्दों की? कैसे? कभी कभी क्या होता है कि ग्रंथ एक ही शब्द का उपयोग करना जारी रखते हैं, लेकिन समय के साथ उसका अर्थ, उसका मीनिंग बदल जाता है। अच्छा, शब्द वही मतलब अलग? उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे बलि शब्द है, ऋग्वेद जैसे प्रारंभिक वैदिक संदर्भ में इसका अर्थ अक्सर देवताओं को दी जाने वाली भेंट या चढ़ावा होता है, ऑफरिंग टू द गॉड्स। ठीक है, पूजा में बलि देना। हाँ, लेकिन बाद की स्थितियों में यही बलि शब्द मुखिया को, चीफ को कमोबेश स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहारों का अर्थ ले लेता है, वॉलंटरी गिफ्ट टू द चीफ। अच्छा, भेंट से उपहार बन गया। और बाद में उत्तर वैदिक संदर्भ में ये एक नियमित कर, रेगुलर टैक्स का अर्थ प्राप्त कर लेता है। अरे, तो भेंट से उपहार, उपहार से टैक्स, एक ही शब्द बलि। जी हाँ, ऐसा ही राजा या राजन शब्द के साथ भी होता है। इसका अर्थ भी धीरे धीरे एक कबीलाई मुखिया से एक टेरिटोरियल राजा में बदल जाता है। अच्छा। चीफ से किंग बन जाता है। तो मतलब जब हम ये टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होगा कि किसी शब्द का उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है। बिल्कुल, इन बदलते हुए अर्थों के प्रति सचेत रहना, अवेयर रहना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना हम गलत कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात बताई आपने, कॉन्टेक्स्ट इज की। तो अब हम जरा स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। उस समय का समाज कैसा था? राज्य जैसी कोई चीज थी? देखिए, इतिहासकारों ने ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, हिम्स हैं, उनका एनालिसिस करके ये सुझाव दिया है कि उस समय की जो प्रमुख सामाजिक श्रेणियां थीं, जो सोशल ग्रुप्स थे, वो ज़्यादातर पशुचारण पर, पास्टोरलिज्म पर निर्भर थे। खासकर मवेशी पालन, कैटल रियरिंग बहुत महत्वपूर्ण था। पास्टोरलिज्म मतलब जानवरों को पालना मुख्य पेशा था, खेती से ज्यादा। हाँ, ऐसा लगता है। ऋग्वेद में गायों और घोड़ों का जिक्र बार बार आता है। गायें संपत्ति का मुख्य रूप थी और घोड़ा एक प्रतिष्ठित पशु माना जाता था, और घोड़े से खींचा जाने वाला रथ, चैरियट, वो शक्ति का प्रतीक था, सिंबल ऑफ पावर। अच्छा, रथ और घोड़े पावर दिखाते थे। हाँ, और कभी कभी देवताओं के लिए गोपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। गोपति, इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ है गायों का स्वामी या गायों का रक्षक, लॉर्ड और प्रोटेक्टर ऑफ कैटल। देवताओं के लिए? हाँ, अब देखिए, बहुत से शब्द जो देवताओं का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते थे, वो असल में मानवीय स्थिति के एनालॉजी से लिए गए थे, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड से बोरो किए गए थे। तो ये संभावना है कि उस समय के समाज में मवेशियों की सुरक्षा करना या उन पर अधिकार रखना शक्तिशाली पुरुषों का, पावरफुल मैन का एक खास लक्षण माना जाता था। गोपति होना मतलब पावरफुल होना। अच्छा। हाँ, तो जिसके पास ज्यादा गायें वो उतना पावरफुल, और उनकी रक्षा करने वाला भी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और हमें ऋग्वेद में ऐसी प्रार्थनाएं भी मिलती हैं जिनमें पशुधन लूटने में, कैटल रेड्स में जीत के लिए प्रार्थना की जा रही है। कैटल रेड्स मतलब दूसरे कबीलों की गायें चुराना? हाँ, ये आम बात लगती है उस दौर में, और इन छापों का नेतृत्व संभवतः मुखिया करते थे, जो चीफ्स होते थे। और लूट का माल
उसका क्या होता था? मुखिया इस तरह से जो लूट का माल इकट्ठा करते थे उसे वो संभवतः विदत जैसी सभाओं में, असेंबलीज में वितरित करते होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। मतलब विदत, ये असेंबली का नाम है? हाँ, ऋग्वेद में विदत, सभा, समिति जैसी असेंबलीज का जिक्र आता है। हम बिल्कुल पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते कि इन संसाधनों को कैसे साझा किया जाता था, हाउ रिसोर्सेज वर शेयर्ड, लेकिन ये संभावना है कि मुखिया, उसके जो करीबी समर्थक थे और जो पुजारी उनकी सफलता के लिए प्रार्थना और बलिदान करते थे, उन्होंने जीते हुए माल के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा किया होगा। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन तो था, पर शायद इक्वल नहीं था। मुखिया और उसके साथियों का ज्यादा मिलता होगा। हाँ, ऐसा लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण शब्द देखिए। अग्नि जैसे शक्तिशाली देवताओं को संबोधित करने के लिए विषपति शब्द का भी उपयोग किया जाता है। विषपति, इसका क्या मतलब? इसका शाब्दिक अर्थ है विष का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द विष। और विष क्या है? विष शब्द शायद समुदाय या जो मूल सामाजिक इकाई थी, बेसिक सोशल यूनिट, उसको इंगित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। मतलब क्लैन या ट्राइब जैसा कुछ। अच्छा, तो विष मतलब कम्युनिटी या क्लैन, और विषपति उसका हेड या लॉर्ड। हाँ, विष में एक साझा अस्तित्व की भावना है, सेंस ऑफ शेयर्ड एग्जिस्टेंस। इसमें शायद संसाधनों का साझाकरण, मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदारी, ऐसा लगता है कि विष एक मिलिशिया के रूप में भी काम करता था, और कॉमन रिचुअल्स शामिल हो सकते हैं। ये सब हम भजनों से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और विषपति जो होता था वो ऐसी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता होगा। तो विषपति एक तरह से कम्युनिटी लीडर था। बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि परवर्ती वैदिक संदर्भ में, लेटर वैदिक पीरियड में, विषपति के संदर्भ समाप्त हो जाते हैं। ये शब्द गायब हो जाता है। अच्छा, क्यों? शायद इसलिए कि विष जो था वो खुद ही ज्यादा विभेदित हो गया, डिफरेंशिएटेड हो गया। समुदाय के भीतर सामाजिक राजनीतिक संबंधों की प्रकृति बदल गई, नेचर ऑफ सोशियो पॉलिटिकल रिलेशंस चेंज हो गया, तो विषपति का रोल शायद उतना रेलेवेंट नहीं रहा। मतलब समाज कॉम्प्लेक्स हो गया तो पुराने पद खत्म हो गए। हाँ, संभव है। और एक और दिलचस्प बात, कुछ देवियों को विषपत्नी कहा गया है। विषपत्नी? तो क्या इसका मतलब है कि महिलाएं भी कम्युनिटी लीडर हो सकती थीं? ये एक संभावना है। क्या इससे ये पता चलता है कि महिलाएं कुछ अवसरों पर समुदाय के नेता के रूप में कार्य कर सकती थीं? पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, पर यह रेफरेंस सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन विषपति की तरह ही विषपत्नी का भी बाद की परंपरा में कोई उल्लेख नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग। तो ये पद भी बाद में खत्म हो गए। अब राजा शब्द पर आते हैं। ऋग्वेद में इसका क्या मतलब था? हाँ, राजा, कई देवताओं को राजा कहा गया है ऋग्वेद में। इनमें प्रमुख देवता हैं अग्नि, इंद्र, विशेष रूप से सोम, और आमतौर पर वरुण। देवताओं को राजा कहा गया है? इंसानों को? हाँ, कुछ देवियों को राजनी भी कहा गया है, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। अब इन दिव्य राजाओं की, डिवाइन किंग्स की, एक खास विशेषता बताई गई है, क्षक्य की गुणवत्ता। क्षत्र? हाँ, क्षत्र। इसमें एक तरह की सार्वभौमिक शक्ति, यूनिवर्सल पावर का अर्थ निहित है। पावर, अथॉरिटी। अच्छा, तो राजा मतलब जिसके पास क्षत्र हो। क्या इंसानी राजाओं का भी जिक्र है? हाँ, हमें कभी कभी मानव राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिनके कारनामों को, अचीवमेंट्स को पुजारियों द्वारा दर्ज किया गया है। पुरोहितों ने उनकी प्रशंसा में भजन लिखे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे विवरण बाद की परंपरा में, लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में ज़्यादा आम हो जाते हैं। वहाँ राजाओं की जिन उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया जाता है या याद किया जाता है, उनमें युद्ध में जीत और पुजारियों को दिए गए उदार उपहार, जेनरस गिफ्ट्स शामिल हैं। तो ऋग्वेद में राजा का कॉन्सेप्ट है, वो शायद उतना डेवलप नहीं जितना बाद में हुआ। मुखिया जैसा ज़्यादा लगता है। हाँ, ऋग्वेदिक राजा ज्यादातर एक वॉर लीडर, एक मुखिया जैसा ही प्रतीत होता है, जिसके पास क्षत्र है, शक्ति है, लेकिन शायद वो टेरिटोरियल रूलर नहीं है जिसका एक फिक्स्ड इलाके पर कंट्रोल हो। वो अपनी विश का नेता है। ठीक है, तो ये था ऋग्वैदिक सीन। अब देखते हैं बाद के वैदिक काल में क्या बदला। परवर्ती वैदिक परिदृश्य, सेक्शन 1.5। तो अब हम आ गए हैं परवर्ती वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में। आपने बताया कि इस समय के ग्रंथ हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स समाज और राजनीति की झलक दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल।
परवर्ती वैदिक ग्रंथ जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, ये हमें बढ़ते हुए जटिल सामाजिक और राजनीतिक संबंधों की एक तस्वीर दिखाते हैं और साथ ही ये भी दिखाते हैं कि कैसे पुजारी और उनके संरक्षक जो पेट्रन्स थे यानी राजा या मुखिया, इन संबंधों को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। रेगुलेट करने की कोशिश कैसे? बड़े और जटिल अनुष्ठानों की एक श्रृंखला के माध्यम से, इलैबोरेट रिचुअल्स के जरिए। इनमें सबसे प्रसिद्ध है राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ। हाँ, इन यज्ञों के नाम तो सुने हैं। अश्वमेध यज्ञ, घोड़े वाला यज्ञ। बिल्कुल। तो इन यज्ञों के जरिए पावर को डिस्प्ले किया जाता था, हायरार्की को रीइंफोर्स किया जाता था और सामाजिक व्यवस्था को एक तरह से सैंक्टिफाई करने की कोशिश की जाती थी। अच्छा, तो अब जरा इन बदलावों को डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट है ब्राह्मण और राजा का संबंध। सेक्शन 1.51 द ब्राह्मणा एंड द राजा। इसमें क्या बदलाव आया? देखिए, ऋग्वेद में वर्ण श्रेणियों का जिक्र ना के बराबर है, वर्चुअल एब्सेंस है। इस पर अक्सर बात होती है। हाँ, पुरुष सूक्त को छोड़कर, जो शायद बाद में जोड़ा गया। सही कहा। इसके कंट्रास्ट में परवर्ती वैदिक ग्रंथ वर्णों पर चर्चाओं से भरे पड़े हैं। खासकर पहले 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके बीच आदर्श संबंध कैसे होने चाहिए, इस पर बहुत डिस्कशन है। तो ब्राह्मण और राजा क्षत्रिय के बीच कैसा संबंध दिखता है इन ग्रंथों में? ये संबंध, इसमें कंपटीशन भी है, तनाव भी है, टेंशन भी है और साथ ही ये भावना भी है कि प्रत्येक को दूसरे की जरूरत थी। देयर वाज अ सेंस ऑफ म्यूचुअल नीड, इंटरडिपेंडेंस। कंपटीशन और इंटरडिपेंडेंस दोनों। हाँ, शायद ये इंटरडिपेंडेंस राजा मुखिया की तुलना में पुजारी के लिए ज्यादा सच था। पुजारी ज्यादा डिपेंडेंट थे राजा पर। अच्छा, तो संघर्ष किस बात पे था? कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज क्या थे? एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एरिया था अनुष्ठानिक स्थिति, रिचुअल स्टेटस को लेकर। देखिए, ब्राह्मण जो थे वो अनुष्ठान विशेषज्ञ थे, रिचुअल स्पेशलिस्ट थे। उनके पास पवित्र भाषा यानी संस्कृत का ज्ञान था, वैदिक विद्या का ज्ञान था और वो प्रतिष्ठित वंशों में जन्म लेने का दावा करते थे। इस आधार पर वो रिचुअल स्फीयर में सर्वोच्च स्थान, हाईएस्ट पोजीशन का दावा करते थे। हाँ, कि हम सबसे ऊपर हैं रिचुअल्स में। बिल्कुल। दूसरी तरफ क्षत्रिय थे जो इन बड़े बड़े विस्तृत अनुष्ठानों के मुख्य संरक्षक थे, मेन पेट्रन्स थे। वो ही इन यज्ञों को करवाते थे, तो वो स्टेटस को शायद अलग तरह से देखते होंगे। उनके लिए पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। हाँ, पेट्रन तो वही थे, तो स्टेटस को लेके खींचतान थी। और रिसोर्सेस का ये भी एक जटिल प्रश्न था। संसाधन, मतलब यज्ञ में जो दान दक्षिणा मिलती थी। हाँ, ब्राह्मण उस धन को महत्व देते थे जो दक्षिणा के रूप में मिलता था। दक्षिणा क्या होती थी? यज्ञ करवाने की फीस। इसमें सोना और दूसरी धातुएं हो सकती थीं, मवेशी हो सकते थे, दूसरे जानवर, कपड़े, यहाँ तक कि दास और दासियां भी शामिल हो सकते थे। अच्छा, काफी कुछ मिलता था दक्षिणा में। हाँ, और ग्रंथों में उदार राजाओं की, जेनरस किंग्स की खूब प्रशंसा की जाती थी जो भरपूर दक्षिणा देते थे। लेकिन एक समस्या जो शायद सुलझ नहीं पाई वो ये थी कि इस गिफ्ट एक्सचेंज के कारण श्रेष्ठ स्थिति का दावा कौन कर सकता था, दाता या प्राप्तकर्ता? मतलब गिफ्ट देने वाला बड़ा है या लेने वाला? हाँ, ये तो हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। Who is superior, the giver or the receiver? एग्जैक्टली। तो ये टेंशन का एक और पॉइंट था। तो तनाव तो थे, लेकिन फिर भी आपने कहा कि संबंध मजबूत हुए। वो कैसे? हाँ, तनावों के बावजूद दोनों के बीच संबंध मजबूत हुए। इसका एक कारण था निर्भरता की पहचान, रिकग्निशन ऑफ डिपेंडेंस। अगर साझा हितों की नहीं तो म्यूचुअल नीड थी। कैसे? राजा को ब्राह्मण की क्या जरूरत थी? राजा को अपनी शक्ति और स्थिति को वैध बनाने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए और पवित्र बनाने के लिए, सैंक्टिफाई करने के लिए पुजारियों की जरूरत थी। वो इन विस्तृत अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए पुजारियों पर निर्भर थे। अच्छा, रिचुअल से लेजिटिमेसी मिलती थी। हाँ। बहुत बार तो ऐसा होता था कि राजसूय जैसे अनुष्ठानों में पुजारी बाकायदा घोषणा करते थे कि यजमान यानी यज्ञ करने वाला राजा अब राजा बन गया है। The priest would declare him king. अरे वाह, मतलब राजा बनने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिचुअल में होती थी। बिल्कुल। और ये अनुष्ठान ऐसे अवसर भी होते थे जब लोग राजा के लिए श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट लाते थे। उन्हें एक भव्य दृश्य और श्रवण तमाशा देखने को मिलता था, अ विजुअल एंड ऑडिटरी स्पेक्टिकल। और जाहिर है पुजारी इस पवित्र संदर्भ को बनाने में,
सेक्रेट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने में अमूल्य सहयोगी थे, इनवैल्यूएबल एलाइज थे। तो राजा को लेजिटिमेसी और स्टेटस के लिए ब्राह्मण चाहिए थे, और ब्राह्मणों को राजा क्यों चाहिए थे? ब्राह्मण भी संरक्षण पर, पेट्रनेज पर निर्भर थे। उन्हें दक्षिणा चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए था, और इन विस्तृत अनुष्ठानों के प्रदर्शन के माध्यम से उनकी अपनी स्थिति भी मजबूत हुई थी। सोसाइटी में उनका इम्पोर्टेंस बढ़ा था। तो एक तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता था। हाँ, कह सकते हैं। टेंशन्स थे, पर जरूरत भी थी। ठीक है, अब आते हैं विश पर। ऋग्वेद में तो विश कम्युनिटी थी, परवर्ती वैदिक काल में उसका क्या हुआ? हाँ, विश, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जो हमें परवर्ती वैदिक काल में देखने को मिलता है। विश शब्द का इस्तेमाल अभी भी पूरे समुदाय को रेफर करने के लिए किया जाता था। अच्छा। कम्युनिटी के तौर पे। हाँ। उदाहरण के लिए राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े अनुष्ठानिक अवसरों पर जब राजा का अभिषेक होता था, कॉन्सिक्रेशन होता था, तो उसे अक्सर विश का राजा घोषित किया जाता था, किंग ऑफ द विश। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ विश शब्द का उपयोग अक्सर एक अवशिष्ट श्रेणी, एक रेजिडुअल कैटेगरी को डेजिग्नेट करने के लिए भी किया जाने लगा। मतलब जो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, राजन्य, शासक या उसके समर्थक, वो विश है। अच्छा, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को निकालकर जो बाकी बचे वो विश। हाँ, एक तरह से। और इसी मूल से वैश्य शब्द निकला है, जिसका अर्थ है विश का या विश से संबंधित। अच्छा, तो वैश्य वर्ण का ओरिजिन यहाँ से जुड़ा है। हाँ, और अब ये जो रेजिडुअल कैटेगरी थी विश, इसे अक्सर ऐसी श्रेणी के रूप में पहचाना जाने लगा जिसका वैध रूप से शोषण किया जा सकता था। एक्सप्लॉइटेबल कैटेगरी। शोषण मतलब? हाँ, इसकी सबसे ज्वलंत कल्पना, सबसे विविड इमेजिनरी हमें राजा क्षत्रिय के लिए इस्तेमाल की गई एक उपाधि में मिलती है, विषमत्ता। विषमत्ता, इसका क्या मतलब? इसका शाब्दिक अर्थ है विष का भक्षक, ईटर ऑफ द विश। बाप रे, ईटर ऑफ द विश, ये तो बहुत ही मतलब सीधी बात है। हाँ, ये सीधा सीधा ये सुझाव देता है कि राजा अपनी इच्छा से विष द्वारा उत्पन्न संसाधनों को, रिसोर्सेज को हड़प सकता था, एप्रोप्रिएट कर सकता था। ये तो ऋग्वैदिक स्थिति से बिल्कुल अलग है। वहां तो लगता था कि विष का भी लूट के माल पर कुछ दावा होता था। बिल्कुल, पहले की स्थिति में लगता है कि विष का छापों से प्राप्त लूट के हिस्से पर कुछ क्लेम था। अब इस संबंध को एप्रोप्रिएशन के संबंध से बदल दिया गया था। राजा अब प्रोड्यूसर सरप्लस को कंट्रोल करने लगा था। लेकिन क्या राजा रेगुलर टैक्स लगा सकता था? शायद अभी भी नहीं। ऐसा लगता है कि राजा अभी भी नियमित कर, रेगुलर टैक्स का दावा करने की स्थिति में नहीं था। वो संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए ज्यादातर कम संरचित तंत्रों पर, लेस स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म्स पर निर्भर था, जैसे कि भेंट या ट्रिब्यूट। टैक्स सिस्टम अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था। तो शोषण तो था, पर शायद सिस्टमैटिक टैक्सेशन अभी नहीं था। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, ये भी कहा गया है कि रिचुअल्स का इस्तेमाल विष को कंट्रोल करने के लिए भी होता था। हाँ, अनुष्ठानों का उपयोग क्षत्रिय यानी शासक वर्ग और विश यानी आम लोग, वैश्य के बीच एक आदर्श संबंध बनाने, रिप्रेजेंट करने और शायद उसे इंश्योर करने के अवसरों के रूप में भी किया जाता था। आइडियल रिलेशनशिप कैसा कि विश समर्थक हो, सपोर्टिव हो, लेकिन अधीनस्थ रहे, सबॉर्डिनेट रहे। अच्छा, रिचुअल्स के जरिए लॉयल्टी और सबॉर्डिनेशन इंश्योर करने की कोशिश। हाँ, इसलिए हम इसे सुनिश्चित करने के लिए खास अनुष्ठानों और मंत्रों का उपयोग पाते हैं ग्रंथों में। लेकिन तोड़ रिचुअल मैनिपुलेशंस हमेशा काम नहीं करते होंगे। टेक्स्ट में एक डर लगातार व्यक्त किया गया है कि विश क्षत्रिय को छोड़ सकता है। द विश माइट अबैंडन द क्षत्रिय। विष क्षत्रिय को छोड़ सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या हम ये सुझाव दे सकते हैं कि ये असल में उन स्थितियों को रेफर कर सकता है जहां लोग एक ऐसे राजा के क्षेत्र से पलायन कर सकते थे, माइग्रेट कर सकते थे, जो बहुत ज्यादा वसूली करने वाला बन गया हो। अच्छा, मतलब अगर राजा ज्यादा परेशान करे तो लोग उसका इलाका छोड़कर कहीं और चले जाएं। हाँ, और अगर लोग चले गए तो राजा को संसाधनों से, श्रम से और सशस्त्र समर्थन से भी वंचित होना पड़ेगा। उसका पावर बेस कमजोर हो जाएगा। तो ये डर शायद रियल था। ये बहुत प्लॉजिबल लगता है। लोग वोट विद देयर फीट। एग्जैक्टली। अब आते हैं उन बड़े बड़े यज्ञों पर। सेक्शन 1.5.3 कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस। राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय, इनके बारे में बताइए। इनका क्या मतलब था, क्या इम्प्लीकेशंस थे? हाँ, ये परवर्ती वैदिक ग्रंथों की एक प्रमुख विशेषता है।
इन जटिल अनुष्ठानों के लिए बहुत विस्तृत विवरण और नुस्खे, प्रिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन अनुष्ठानों का क्या अर्थ था, क्या सिग्निफिकेंस था, इनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? पहली बात, ये बहुत लंबी अवधि तक चलते थे। वेरी लॉन्ग ड्यूरेशंस। कितना लंबा? उदाहरण के लिए अश्वमेध यज्ञ यानी घोड़े की बलि। इसमें क्या होता था, एक खास घोड़े को चुना जाता था, उसे पवित्र किया जाता था और फिर उसे 1 साल तक स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। 1 साल तक? हाँ, और उसके साथ सशस्त्र पुरुषों का एक दल, अ बैंड ऑफ आर्म्ड मैन, चलता था उसकी रक्षा के लिए और ये देखने के लिए कि कोई इसे रोके नहीं। जहां जहां वो घोड़ा जाता था वो इलाका थ्योरेटिकली राजा का माना जाता था। अच्छा, तो ये टेरिटरी क्लेम करने का एक तरीका था। बिल्कुल। और इस 1 साल की अवधि के दौरान बलि स्थल पर जहां मुख्य यज्ञ होना था वहां अनुष्ठान जारी रहते थे। इसमें विशेष रूप से राजा के बारे में जो परंपराएं थी, लेजेंड्स थे, उनका पाठ होता था। मतलब कंटिन्यूअसली 1 साल या उससे ज्यादा तक चलने वाला अफेयर था ये। बाप रे, बहुत लंबा और खर्चीला होता होगा। हाँ बिल्कुल, और यही दूसरी विशेषता है, संसाधन संग्रहण, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इनमें से हर अनुष्ठान में भारी मात्रा में संसाधनों को इकट्ठा करना शामिल था। क्या क्या संसाधन? इसमें उन सभी लोगों के लिए भोजन का कच्चा माल शामिल था जिनसे अनुष्ठान देखने की उम्मीद की जाती थी। मतलब हजारों लोग आते होंगे। साथ ही बलि सामग्री, सैक्रिफिशियल मटेरियल्स, जिसमें बहुत सारे जानवर भी शामिल थे, और निश्चित रूप से वो वस्तुएं जो पुजारियों को दक्षिणा के रूप में दी जानी थी, सोना, चांदी, गायें, कपड़े, दास। मतलब पूरी इकोनॉमी मोबिलाइज करनी पड़ती होगी नियुक्तियों के लिए। डेफिनेटली। अब सवाल ये है कि ये संसाधन आते कहाँ से थे? कुछ तो स्वैच्छिक उपहार, वॉलंटरी गिफ्ट्स के रूप में आए होंगे जो राजा के समर्थक या अधीनस्थ मुखिया देते होंगे, लेकिन अन्य शायद बल प्रयोग के माध्यम से, कोअर्जन के जरिए प्राप्त किए गए थे। मतलब ट्रिब्यूट या फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। हाँ, इतना सब इकट्ठा करना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। तीसरी विशेषता देखिए, इनमें से प्रत्येक अनुष्ठान शक्ति के लिए जो वास्तविक प्रतिस्पर्धाएं होती थी समाज में, रियल कॉन्टेस्ट फॉर पावर, उनके अनुष्ठानीकरण द्वारा चिन्हित किया गया था। रिचुअलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। रिचुअलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसका क्या मतलब? मतलब ये कि जो असली लड़ाइयाँ या कंपटीशन थे उनको रिचुअल फॉर्म में बदल दिया गया, जहां नतीजा पहले से तय होता था। अच्छा। कैसे? उदाहरण के लिए वाजपेयी यज्ञ का हाई पॉइंट था एक रथ दौड़, चैरियट रेस। लेकिन ये रेस अनिवार्य रूप से बलिदान करता यजमान यानी राजा की जीत में ही समाप्त होती थी। इट वॉज फिक्स्ड। अरे, मतलब राजा ही जीतता था हमेशा? हाँ, इसी तरह राजसूय यज्ञ का हिस्सा बनने वाले पासे के खेल, डाइस गेम में यजमान की जीत स्वतः सुनिश्चित थी, ऑटोमेटिकली गारंटीड थी। तो ये तो सब दिखाने के लिए था कंपटीशन। हाँ, प्रतिस्पर्धाओं के इस अनुष्ठानीकरण का मतलब था कि परिणाम एक पूर्व निष्कर्ष था, अ फॉरगॉन कंक्लूजन, और जीत को दैवीय समर्थन से, डिवाइन सैंक्शन से जोड़ा जा सकता था कि देखो देवता भी चाहते हैं कि यही राजा जीते। वाह, क्या तरीका था पावर लेजिटिमाइज करने का। बिल्कुल। और चौथी विशेषता जो शायद सबसे स्पष्ट है वो ये कि अनुष्ठान ने संभावित या वास्तविक मुखिया राजा को अपनी शक्ति और संसाधनों को प्रदर्शित करने का, डिस्प्ले करने का एक जबरदस्त अवसर प्रदान किया। पावर प्रोजेक्शन। हाँ, शो ऑफ स्ट्रेंथ। ज्यादातर बलिदानों में दृश्य प्रदर्शन शामिल होते थे, विजुअल डिस्प्लेस। Okay. जैसे सिंहासन पर चढ़ना, एंथ्रॉनमेंट, या अभिषेक जैसे अनुष्ठान नाटक, रिचुअल ड्रामास। अभिषेक में क्या होता था? यजमान पर पवित्र जल छिड़का जाता था जिसे पवित्र और सशक्त माना जाता था। एम्पावरमेंट थ्रू रिचुअल। हाँ, ये तो आज भी होता है। हाँ, और ग्रंथों में इस बात पर विस्तृत चर्चाएं हैं कि पानी छिड़कने के योग्य कौन लोग हैं, और इनमें जैसा कि कोई उम्मीद करेगा पुजारी शामिल थे, बलिदानकर्ता के परिजन, रिलेटिव्स शामिल थे, और एक विश का प्रतिनिधि भी शामिल था। विश का प्रतिनिधि भी? हाँ, ये दिखाने के लिए कि पूरी कम्युनिटी राजा को एक्सेप्ट कर रही है। अभिषेक के बाद राजा की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसकी सार्वजनिक घोषणा की जाती थी। उसे अब विष का राजा घोषित किया गया था जिसे वह खा सकता था, विषमता। वो ईटर ऑफ द विश वाली बात। हाँ, लेकिन उसी संदर्भ में ब्राह्मण इस अधीनता से छूट का दावा करते थे कि राजा हम पर शासन नहीं कर सकता। अच्छा, ब्राह्मणों ने अपनी स्पेशल पोजीशन मेंटेन रखी। बिल्कुल।
इसके अलावा पूरे अनुष्ठान के दौरान राजा की बराबरी देवताओं से की जाती थी, खासकर इंद्र जो देवताओं के राजा थे और प्रजापति जो सृष्टिकर्ता थे, कुछ हद तक वरुण और सोम से भी। राजा को भगवान जैसा दिखाना। हाँ, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह के विस्तृत प्रदर्शनों के पीछे का उद्देश्य दर्शकों को, ऑडियंस को राजा की शक्ति की भावना से अभिभूत करना था, ओवरवेल्म करना था, टू ऑ द ऑडियंस इनटू सबमिशन। तो ये थे इन बड़े यज्ञों के मायने और इम्प्लीकेशंस। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन अनुष्ठानों का वाकई वो असर होता था जो चाहा गया था? डिड दे ऑलवेज वर्क? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हम ऐसी स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जहां उन्होंने लोगों को प्रभावित किया होगा, इम्प्रेस किया होगा, राजा की पावर देखकर लोग डर गए होंगे या उसकी लेजिटिमेसी मान ली होगी। हाँ, ये तो हो सकता है। लेकिन ऐसी दूसरी स्थितियां भी रही होंगी जहां प्रतिक्रिया इतनी साफ नहीं थी, रिस्पॉन्स वॉज नॉट सो नीट, कुछ दिक्कतें थीं। क्या दिक्कतें थीं? होगा। और जिन्होंने ये संसाधन जुटाए होंगे, चाहे वो आम लोग हों या छोटे मुखिया, वे शायद उन्हें इन बड़े बड़े अनुष्ठानों पर बर्बाद होते नहीं देखना चाहते होंगे। रिजेंटमेंट हो सकता है। हाँ, कि हमारी मेहनत की कमाई यज्ञ में जा रही है। एग्जैक्टली। और हमें इसका सबूत भी मिलता है। उपनिषदिक, बौद्ध और जैन परंपराओं में हमें इन वैदिक अनुष्ठानों की निरर्थकता पर, फ्यूटिलिटी पर लंबी चर्चाएं मिलती हैं। कहा गया है कि यज्ञ बेकार है, इनसे कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, क्रिटिसिज्म भी था इन यज्ञों का? हाँ, जबरदस्त क्रिटिसिज्म था। और कुछ उदाहरणों में इन वैकल्पिक विचारों को मानने वाले प्रतिभागियों को क्षत्रिय के रूप में पहचाना गया है। क्षत्रिय भी क्रिटिसाइज कर रहे थे? हाँ, तो क्या हम ये सुझाव दे सकते हैं कि कुछ क्षत्रिय या शासक वर्ग के लोग भी इस तरह की महंगी और जटिल अनुष्ठान गतिविधि के प्रति अनिच्छुक रहे होंगे, रिलक्टेंट रहे होंगे? शायद उन्हें लगता होगा कि इससे बेहतर तरीके हैं पावर कंसोलिडेट करने के। जानवरों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता था सैक्रिफाइस के क्रम में कि ये सुनिश्चित हो सके कि अन्य सामाजिक समूह, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, अधीनस्थ रहें, सबऑर्डिनेट रहें। हायरार्की को रिचुअल में रिप्रेजेंट किया जाता था। अच्छा। तो कोई ये सुझाव दे सकता है कि इन समूहों ने ऐसी अधीनता का विरोध किया होगा, रेजिस्टेड किया होगा, और शायद उन्होंने इन अनुष्ठानों में भाग लेने से ही मना कर दिया हो या हट गए होंगे। हाँ, पैसिव रेजिस्टेंस। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये अनुष्ठान शायद उतने इफेक्टिव नहीं थे जितना ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें दिखाना चाहते हैं। और हुआ भी यही आगे चलकर, जबकि अनुष्ठान पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, लेकिन राजनीतिक शक्ति तक पहुंचने, उसे क्लेम करने और उसे वैध बनाने के लिए दूसरे साधन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। Other means of legitimation emerged. जैसे कि मिलिट्री पावर, एडमिनिस्ट्रेशन, आइडियोलॉजी, धर्म का सहारा लेना, इन चीजों पर फोकस बढ़ गया। रिचुअल्स का इंपॉर्टेंस कम होता गया। समझ गए। तो यज्ञों की अपनी लिमिटेशंस थी। अब आते हैं रत्निन पर। सेक्शन 1.5.4 द जूल्स ऑफ द रेल्म। ये कौन थे? इन्हें राज्य के रत्न क्यों कहा गया? हाँ, रत्निन। इनका जिक्र खास तौर पर राजसूय यज्ञ के संदर्भ में आता है। राजसूय में एक अनूठा अनुष्ठान होता था जिसे रत्निन महाविंशी कहा जाता था। रत्निन महाविंशी। हाँ, इस अनुष्ठान में राजा 10 या 12 अलग अलग ग्रंथों में, संख्या थोड़ी भिन्न है, खास पुरुषों और महिलाओं के एक समूह के पास जाता था। उनके घर जाकर उन्हें भेंट चढ़ाता था, ऑफरिंग्स देता था और उनका समर्थन हासिल करता था। He sought the support. राजा खुद उनके घर जाता था। ये तो बड़ी बात है। हाँ। इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत महत्वपूर्ण थे। जाहिर है ये विशेष लोग थे और बहुत बार इतिहासकारों ने इन्हें एक शुरुआती प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का केंद्रक, न्यूक्लियस बनाने के रूप में पहचाना है। मतलब ये राजा के की ऑफिशियल्स या एडवाइजर्स जैसे थे। अच्छा। प्रोटो ब्यूरोक्रेसी काइंड ऑफ। हाँ, और इनकी भागीदारी दूसरे अनुष्ठानों में भी स्पष्ट है। उदाहरण के लिए अश्वमेध यज्ञ में जो बलि का घोड़ा होता था, उसके जो संरक्षक होते थे, गार्डियंस, वो इन्हीं रत्निनों में से लिए जाते थे। तो ये कौन लोग थे? इस लिस्ट में कौन कौन शामिल था? इनमें से कुछ तो अपेक्षित उम्मीदवार है, एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स, जैसे कि पुरोहित, मुख्य पुजारी, या सेनानी, सेना का नेता, या ग्रामणी, गांव का मुखिया। ये तो होंगे ही। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। कुछ और भी थे, जैसे सारथी या सूत, राजा का चैरियटियर। वो युद्ध में राजा का साथी होता था और कई अवसरों पर राजा की वीरता की कहानियां सुनाने की उम्मीद भी उससे की जाती थी। बार्डिक फंक्शन भी था उसका। सारथी
हाँ, महाभारत में कर्ण सूत पुत्र थे। बिल्कुल। फिर संग्रहित्री का उल्लेख है, जो शायद कोषाध्यक्ष जैसा था, ट्रेजरर, जो संसाधन इकट्ठा करने से जुड़ा था। ठीक है। पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, सारथी, संग्रहित्री, और कौन थे? कुछ और नाम थोड़े ज्यादा पेचीदा हैं, पजलिंग है। हमें शासक की पत्नियों के संदर्भ मिलते हैं रत्निनों की लिस्ट में। रानियां भी रत्निन थीं। हाँ, महिषी यानी मुख्य पत्नी, वावता यानी पसंदीदा पत्नी, और यहाँ तक कि परिवृक्ति यानी परित्यक्त पत्नी भी। परित्यक्त पत्नी भी। अबैंडन्ड वाइफ। ये क्यों? ये थोड़ा अजीब लगता है, पर उनका समावेश शायद इस विश्वास से जुड़ा हो सकता है कि वो राज्य की समृद्धि और उर्वरता, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी का प्रतिनिधित्व करती थीं। वुमेन एज सिंबल्स ऑफ फर्टिलिटी। अच्छा, और ये इस बात की ओर भी इशारा कर सकता है कि राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने में वैवाहिक गठबंधनों, मैट्रिमोनियल अलायंसेस का कितना महत्व था। पत्नियां पॉलिटिकल लिंक्स लाती थीं। हाँ, ये तो होता था, शादियों से अलायंसेस बनते थे। बिल्कुल, लेकिन साथ ही कई अनुष्ठानों ने ऐसी महिलाओं के लिए परिकल्पित अधीनस्थ स्थिति, सबऑर्डिनेट स्टेटस का ग्राफिक रूप से प्रदर्शन भी किया। उन्हें अक्सर बलिदान में खास पर सबऑर्डिनेट भूमिकाएं सौंपी जाती थीं। अच्छा, जैसे अश्वमेध यज्ञ में महिषी मुख्य रानी की एक खास भूमिका थी, जिसमें उससे बलि दिए गए घोड़े के साथ कुछ रिचुअल एक्ट्स करने होते थे जो राज्य की उर्वरता सुनिश्चित करने के लिए माने जाते थे। लेकिन वो रिचुअल रानी की सबऑर्डिनेट पोजीशन को भी दिखाता था। तो पावर भी थी पर सबऑर्डिनेशन भी था। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हाँ, अब कुछ ऐसे रत्निन भी हैं जिनके बाद की परंपरा में अनुष्ठानिक रूप से कभी उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब वो बाद में गायब हो गए। अच्छा, कौन थे वो? इनमें शामिल हैं भागदुग, शायद इसका मतलब था हिस्सों का वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ शेयर्स। अक्षवाप यानी पासे का प्रभारी, इन चार्ज ऑफ डाइस गेम। गोवेकर्त्री, जिसने मवेशियों का वध किया, बुचर। और पालागल यानी दूत या मैसेंजर। ये लोग बाद में क्यों गायब हो गए? ये संभावना है कि वे ऐसे आर्थिक और सामाजिक लेन देन से जुड़े थे जो धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे थे। मार्जिनलाइज्ड हो रहे थे। सोसाइटी बदली तो उनका रोल खत्म हो गया। अच्छा। वास्तव में इनमें से कुछ रत्निनों जैसे कि गोवेकर्त्री, बुचर और पालागल, मैसेंजर को शूद्र माना जाता है। शूद्र रत्निनों में? हाँ, और ग्रंथों में विशेष प्रायश्चित के संस्कार, एक्सपिएटरी राइट सुझाए गए हैं ताकि उन्हें बलिदान में शामिल करने के पाप को कम किया जा सके। अरे, मतलब उन्हें रखना मजबूरी थी, पर उन्हें नीचा भी माना जाता था और उनके इंक्लूजन के लिए प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स करने पड़ते थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वर्ण व्यवस्था कितनी रिजिड हो रही थी और हायरार्की कितनी डीप थी। शूद्रों को इम्प्योर माना जाता था, पर शायद उनके फंक्शन जरूरी थे, इसलिए उन्हें रत्निनों में शामिल करना पड़ा, पर कंडीशंस के साथ। ये रत्निनों वाली बात तो बहुत कुछ बताती है उस समाज के बारे में। पावर स्ट्रक्चर, सोशल हायरार्की, जेंडर रिलेशंस, सब कुछ। हाँ, ये रत्निनों की लिस्ट लेटर वैदिक पॉलिटी और सोसाइटी को समझने के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है। भाग 6 और 8 संगम साहित्य में वर्णित प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिल राजनीति और तमिलक्कम की मुखियाशाही, सेक्शंस 1.6 एंड 1.8। चलिए, अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। आपने शुरू में बताया था कि दक्षिण में राज्य का विकास काफी बाद में हुआ, लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में। तो उससे पहले वहां क्या स्थिति थी, खासकर वो काल जिसे संगम युग कहते हैं? हाँ, दक्षिण भारत का जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल है, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, उसे पारंपरिक रूप से संगम युग कहा जाता है। ये नाम इसे प्राचीन तमिल वीर कविताओं के संग्रह, जिन्हें संगम साहित्य कहते हैं, के नाम पर मिला है। संगम साहित्य, ये तमिल लिटरेचर है? हाँ, ये प्राचीन तमिल हीरोइक पोएट्री का कलेक्शन है। अब जो पुरानी पीढ़ी के विद्वान थे, उन्होंने इन कविताओं में जो राजनीतिक संकेत मिलते हैं, पॉलिटिकल रेफरेंसेस मिलते हैं, उनके आधार पर ये माना कि उस समय तमिलकम में 3 प्रमुख शासक वंश थे, चेर, चोल और पांड्या। और ये राजाओं के राजवंश थे, डायनेस्टीज ऑफ किंग्स थे। चेर, चोल, पांड्या। हाँ, इनके नाम तो बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। उनके अनुसार चेरों ने दक्षिण पश्चिमी तमिलकम, आज का केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, पर शासन किया। चोलों ने उत्तर पूर्वी भाग, कावेरी डेल्टा के आसपास, और पांड्यों ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों, मदुराई के आसपास शासन किया। तो ये 3 बड़े राज्य थे उस समय। पुरानी पीढ़ी के विद्वान तो यही मानते थे,
अब जरा इन तीनों के बारे में संगम साहित्य क्या बताता है वो देखते हैं। पहले चेर, 1.6 चेर वंश। शेरवंश। चेर क्षेत्र जो था वो विविध पारिस्थितिक क्षेत्रों का मिश्रण था। डाइवर्स इकोलॉजिकल जोन्स थे उसमें। पहाड़ियों और जंगलों की प्रधानता थी, फॉरेस्टेड हिली टेरेन। तो उनका रिसोर्स बेस क्या था? उनका संसाधन आधार भी विविध था, डाइवर्स था। हालांकि वन संपदा फॉरेस्ट प्रोड्यूस मुख्य थी, हाथी दांत, मसाले, लकड़ी वगैरह। कविताओं में चेरों को अक्सर वेल्वी यानी वैदिक यज्ञ करने वाला बताया गया है। अच्छा, वो वैदिक यज्ञ करते थे। हाँ, जिक्र आता है। हालांकि वे स्थानीय देवताओं जैसे कौरवई युद्ध की देवी और मुरुगन के भक्त भी थे, तो एक तरह का सिंक्रेटिज्म दिखता है। ठीक है, और क्या पता चलता है चेरों के बारे में? उन पर वैदिक, ब्राह्मणवादी और शायद बौद्ध संस्कृतियों का भी गहरा प्रभाव दिखता है। कविताओं में अक्सर उनकी तुलना देवताओं से की गई है, उन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई हैं। उन्हें अक्सर हिमालय से कन्याकुमारी तक का अधिपति, ओवरलॉर्ड के रूप में चित्रित किया गया है। हिमालय से कन्याकुमारी तक? ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, ये जाहिर तौर पर काव्य अतिशयोक्ति है, पोएटिक एग्जैजरेशन है। पोएट्स अपने पेट्रन की तारीफ में ऐसा करते हैं, लेकिन इससे उनके एम्बिशन का पता चलता है। हाँ, क्या उनके नीचे भी कोई छोटे प्रमुख थे? हाँ, उनके अधीनस्थ प्रमुखों, सबॉर्डिनेट चीफ्स, जैसे कि वनलुवन नाम का जिक्र आता है, का उल्लेख मिलता है। और उनके सम्मान में पदिरुपट्टू नाम से गीतों का एक पूरा संग्रह ही है, 10 टेंस नाम से। ये उनके महत्व को दर्शाता है। पदिरुपट्टू, चेरों के लिए कुछ प्रमुख चेर शासकों के नाम। हाँ, जैसे उदयन चेरलतन, नेडुन चेरल आतन, चेंगुटवन। ये कुछ प्रमुख चेर मुखिया थे जिनके बारे में कविताओं में जिक्र है। ठीक है, अब चोलों के बारे में बताइए। चोलों का जो मुख्य क्षेत्र था उसे कावेरी किलवन भी कहा गया है, मतलब कावेरी का स्वामी। ये कावेरी नदी का डेल्टा था जो धान और गन्ने की खेती के लिए बहुत समृद्ध था। फर्टाइल रिवर डेल्टा। अच्छा, ये एग्रीकल्चरल हार्टलैंड था। हाँ, चेरों की तरह उनके भी अधीनस्थ प्रमुख थे, सबॉर्डिनेट चीफ्स थे, जैसे एनाती, खिलान। कविताओं से पता चलता है कि वे लोगों से पुरुवु वसूलते थे, जो शायद धान के रूप में लिया जाने वाला एक तरह का ट्रिब्यूट या शेयर था। पुरुवु मतलब कंट्रीब्यूशन इन काइंड। कोई प्रमुख चोल शासक? सबसे प्रसिद्ध नाम है करिकालन का। उनके बारे में कई कहानियां हैं, जैसे कि उन्होंने कावेरी पर एनीकट बनवाया था जिससे सिंचाई में मदद मिली। हालांकि ये बातें कितनी ऐतिहासिक हैं कहना मुश्किल है। करिकालन। ठीक है, और तीसरे? पांड्य। इनका क्षेत्र भी मिश्रित पारिस्थितिकी वाला था, मिक्स्ड इकोलॉजी। इसमें चारागाह वाले इलाके, पास्टोरल ट्रैक्ट्स और तटीय इलाके, कोस्टल एरियाज प्रमुख थे। मदुरै इनकी राजधानी थी। तो इनके रिसोर्सेज अलग थे। हाँ, इनके पास मोती मत्स्य पालन, पर्ल फिशरीज थीं जो बहुत ल्यूक्रेटिव थीं। इनके भी अधीनस्थ प्रमुख थे। पांड्य शासक जैसे नेदुनचेलियन और मारन वलुतिका का जिक्र कविताओं में मिलता है, जो काफी महत्वपूर्ण लगते हैं। ठीक है, तो ये चेर चोल पांडे थे। पुरानी पीढ़ी के इतिहासकार इन्हें राजा मानते थे और उनका प्रशासन कैसा बताते थे? सेक्शन 1.6 कंटिन्यूड। पुरानी पीढ़ी के इतिहासकारों ने, जैसे नीलकंठ शास्त्री, उन्होंने इन शासकों को बाकायदा केंद्रीकृत प्रशासन वाला माना। उन्होंने कहा कि इनके पास मंत्री होते थे, परिषदें होती थीं, स्थायी सेना होती थी, बिल्कुल एक डेवलप्ड राज्य की तरह। अच्छा, क्या इसका कोई सबूत है? देखिए, सिल्लपतिकारम और मणिमेखले जैसे बाद के महाकाव्यों में सभा, एम्पेरुकुलू 5 की महान परिषद और एनपेरियम 8 का समूह जैसी परिषदों का उल्लेख तो मिलता है। हाँ, तो बहन, लेकिन हाल के शोध, रीसेंट रिसर्च से पता चलता है कि ये सामान्यीकरण, ये जनरलाइजेशंस ज्यादातर निराधार है। ये शायद क्षेत्रीय गौरव, रीजनल प्राइड से प्रेरित थे और स्रोतों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर आधारित नहीं थे। संगम कविताओं में इस तरह के डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। तो मतलब ये मंत्री परिषद वाली बातें शायद बाद की कल्पना है या बाद के दौर की है? हाँ, ज्यादा संभावना यही है कि ये बाद के दौर की चीजों को संगम युग पर प्रोजेक्ट बैक किया गया। तो फिर नई व्याख्या क्या है? अगर ये राजा नहीं थे
तो क्या थे? सेक्शन 1.6 कंटिन्यू। हालिया इतिहास लेखन, रीसेंट हिस्टोरियोग्राफी, चेर, चोल और पांड्या को मुखियाशाही यानी चीफटम्स के रूप में पहचानता है। चीफटम्स, जैसे हमने उत्तर भारत के शुरुआती दौर में देखा था। एग्जैक्टली ये माना जाता है कि ये पूर्व राज्य समाजों, प्री स्टेट सोसाइटीज के विशिष्ट राजनीतिक रूप थे। ये राज्य नहीं थे, बल्कि राज्य बनने से पहले की स्टेज थे। और इसका आधार क्या है? इन्हें चीफटम्स क्यों माना जा रहा है? इसका आधार ये है कि संगम काल के तमिलकम का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा था, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो काफी हद तक अविभेदित, अनडिफरेंशिएटेड और गैर स्तरीकृत, नॉन स्ट्रैटिफाइड था। कम से कम उस हद तक नहीं जितना एक राज्य के लिए जरूरी होता है। अच्छा, तो समाज उतना कॉम्प्लेक्स और स्ट्रैटिफाइड नहीं था, इसलिए राज्य नहीं, चीफडम्स थे। हाँ, यही करंट अंडरस्टैंडिंग है। तो अब जरा इस प्री स्टेट सिचुएशन को और समझते हैं। तमिलकम का समाज और अर्थव्यवस्था उस समय कैसे थे? सेक्शन 1.7 प्री स्टेट सिचुएशन इन साउथ इंडिया। देखिए, संगम युग का समाज शिकार संग्रह, हंटिंग गैदरिंग, पशुपालन, पास्टोरलिज्म, थोड़ी बहुत हल कृषि, प्लाव एग्रीकल्चर और शिल्प उत्पादन, क्राफ्ट प्रोडक्शन के मिश्रण पर आधारित था। मतलब एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी। और तमिल साहित्य में ऐंतिनाई की अवधारणा मिलती है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऐंतिनाई, यानी 5 पारिस्थितिकी प्रकार या इकोटाइप्स। ये इस विविधता को दर्शाता है। ऐंतिनाई ये क्या? ये 5 तरह के जियोग्राफिकल जोन्स हैं। कुरिंजी पहाड़ी, पाले सूखा रेगिस्तानी, मुल्ले चारागाह जंगल, मरुतम कृषि भूमि मैदान और नेतिल तटीय। हर तिनय का अपना एक देवता, अपना एक मुख्य पेशा और अपनी एक जीवन शैली थी। अच्छा, तो ज्योग्राफी के हिसाब से समाज बटा हुआ था? हाँ, और विभिन्न क्षेत्रों के लोग आपस में विनिमय, एक्सचेंज, वस्तु विनिमय और शिकारी संबंधों, प्रेडिटोरी रिलेशंस, लूटपाट से जुड़े हुए थे। मतलब कॉपरेशन भी था, कॉन्फ्लिक्ट भी था। और समाज की बेसिक यूनिट क्या थी? समाज की मूल इकाई ऊर थी, यानी गांव या बस्ती। ये काफी हद तक आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट लगती हैं। ऊर? अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी, लेन देन और पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित थी। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब मुखिया संसाधन इकट्ठा करके बांटता था, जैसा हमने ऋग्वेद में देखा था। हाँ, बिल्कुल वैसे। मुखिया लूट का माल या ट्रिब्यूट इकट्ठा करता था और फिर उसे अपने समर्थकों, कवियों, योद्धाओं वगैरह में बांटता था। ये चीफडम्स का एक टिपिकल फीचर है। ठीक है। और सांस्कृतिक के लिहाज से क्या था? तमिल भाषा और कुछ साझा विश्वासों ने, शेयर्ड बिलीफ्स ने एक तरह की सांस्कृतिक एकरूपता, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी प्रदान की। लेकिन राजनीतिक संरचना जो थी, वो विभिन्न आकारों की मुखियाशाही, चीफडम्स ऑफ वेरियस साइजेस द्वारा चिन्हित थी। कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। तो कई सारे चीफडम्स थे, छोटे बड़े। हाँ। अब इन चीफडम्स के बारे में हमारा ज्ञान कहाँ से आता है और इनका समय क्या था? सेक्शन 1.8 चीफडम्स ऑफ तमिलकम। हमारा ज्ञान मुख्य रूप से तो उसी तमिल वीर साहित्य, हीरोइक लिटरेचर, संगम कविताओं पर आधारित है। ठीक है। इसके अलावा अशोक के शिलालेखों में, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र का जिक्र आता है। ये दिखाता है कि ये राजनीतिक इकाइयां उस समय मौजूद थीं। अशोक के शिलालेख मतलब मौर्यों को इनके बारे में पता था? हाँ, बिल्कुल। फिर हमें तमिल ब्राह्मी अभिलेख मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो शायद 2री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होते हैं। और ग्रीको रोमन लेखकों के विवरण भी हैं, जैसे प्लिनी, टॉलमी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो तमिलकम के व्यापार और यहाँ के बंदरगाहों का जिक्र करते हैं। तो कई तरह के सोर्सेज हैं। इन सबसे क्या टाइम फ्रेम बनता है इन चीफडम्स का? इन सभी स्रोतों से ये पता चलता है कि ये मुखियाशाही मोटे तौर पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक लगभग 400-500 साल तक मौजूद थीं। 2nd सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE। और पुरातत्व क्या कहता है? आर्कियोलॉजी इसे और पीछे ले जाता है, लौह युग, आयन एज में, यानी मध्य प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, मिड 1st मिलेनियम BCE के आसपास से हमें ऐसी बस्तियों के प्रमाण मिलने लगते हैं जिनका संबंध अक्सर महापाषाण संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर से जोड़ा जाता है। मेगालिथिक कल्चर, वो बड़े बड़े पत्थरों वाले बोरियल्स। हाँ, वही। तो लगता है कि चीफडम्स की जड़ें शायद इस मेगालिथिक पीरियड में थीं। ठीक है।
अब आपने कहा कि ये चीफ्टन्स अलग अलग साइज के थे। क्या इनमें कोई हायरार्की थी? मुखियाओं के अलग अलग लेवल थे? हाँ, संगम साहित्य से हमें मुखिया शक्ति के कम से कम 3 स्तर दिखाई देते हैं। 3 tiers ऑफ चीफली पावर। कौन कौन से? सबसे निचले स्तर पर थे किलर। किलर। हाँ, किलार ये या तो शिकारी समूहों जैसे वैतर कुरवर के नेता होते थे, या फिर छोटी कृषि बस्तियों ऊर के स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति, लोकल हेडमैन, बिल्कुल ग्रासरूट्स लेवल के मुखिया। ठीक है, सबसे नीचे किलर, उसके ऊपर थे वेलर। वेलर। वेल्योर ज्यादातर वंश आधारित मुखिया थे, लिनेज बेस्ड चीफ्स थे, और शायद किलर से ज्यादा पुराने, मोर एंशिएंट थे। वे मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों कुरिंजी और मुल्लेइतने पर शासन करते थे। जैसे पारी, आयान, नन्नन, ये कुछ प्रसिद्ध वलीर मुखियाओं के नाम हैं। पारी, हाँ, उसका नाम सुना है, अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल, ये वेल्योर ज्यादातर शिकारी या पशुपालक समूहों के नेता थे। हालांकि कुछ वेल्योर ऐसे भी थे जो कृषि वाले तराई इलाकों पर भी नियंत्रण रखते थे। तो वेल्योर दूसरे स्तर के मुखिया थे, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों के। और सबसे ऊपर कौन थे? सबसे ऊंची श्रेणी थी वेंटर की। वेंटर। हाँ, इसमें वो 3 प्रमुख वंश शामिल थे जिनकी हमने बात की, चेर, चोल और पांड्य। इन्हें मूवेंटर यानी 3 वेंटर भी कहा जाता है। ये सर्वोच्च श्रेणी के मुखिया थे। तो चेर, चोल, पांड्या असल में वेंटर थे, सबसे हाई लेवल के चीफ्स। एग्जैक्टली। उनके मुख्य क्षेत्र क्रमशः करूर चेर, मदुरै पांड्या और उरैयूर चोल थे। लेकिन उनकी कोई स्पष्ट क्षेत्रीय सीमाएं नहीं थी, डिफाइंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं थी, और उनका नियंत्रण भी अस्थिर था, अनस्टेबल था, आज यहाँ कल वहाँ। अच्छा, फिक्स्ड टेरिटरी नहीं थी। तो ये वेंडर काम कैसे करते थे, संसाधन कैसे जुटाते थे? संसाधन वेंडर मुख्य रूप से उपहार, गिफ्ट्स, भेंट, ट्रिब्यूट और लूटपाट, प्लंडर और रेड्स के माध्यम से संसाधन जमा करते थे। ट्रिब्यूट के लिए तिरई शब्द आता है और लूट के माल के लिए कोल शब्द आता है। कोई रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। तिरई और कोल या ट्रिब्यूट और प्लंडर। हाँ, अधीनता के तरीकों में क्या शामिल था? या तो छोटे मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देते थे, या वेंटर उन्हें युद्ध में हराकर भगा देते थे, या फिर वैवाहिक गठबंधन, मैरिज अलायंसेस कर लेते थे। ठीक है। क्या उनके पास स्थायी सेना थी, स्टैंडिंग आर्मी? नहीं, स्थायी सेना का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन वे विभिन्न लड़ाकू कबीलों को, वॉरियर क्लैंस को युद्ध के लिए संगठित कर सकते थे, मोबिलाइज कर सकते थे। और ये लूटपाट क्यों जरूरी थी? लूटपाट उनके विस्तृत पुनर्वितरण नेटवर्क को, इलैबोरेट रीडिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। इस नेटवर्क में कौन शामिल थे? उनके रिश्तेदार, कवि जो उनकी प्रशंसा में गाते थे, योद्धा, धार्मिक कार्यकर्ता और अन्य आश्रित। इन सबको खुश रखने के लिए उन्हें उपहार देने के लिए लूट का माल चाहिए था। प्रेस्टीज इकोनॉमी थी। अच्छा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाने के लिए प्लंडर जरूरी था? क्या उनके पास कोई काउंसिल या सलाहकार निकाय था? एक अवायम नामक सभा या सहायक निकाय का उल्लेख मिलता है जो शायद उन्हें सलाह देती होगी, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है। और उन पर भारी प्रभाव? हाँ, जैसा चेरों के बारे में कहा, वेंटा पर भी वैदिक और बौद्ध दोनों प्रभाव दिखते हैं। वो यज्ञ भी करते थे और स्थानीय देवताओं की पूजा भी। उनमें से कुछ ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण भी दिया। तो कुल मिलाकर कविताओं में उन्हें भले ही राजा जैसा दिखाया गया हो, पर असल में वो ऊंचे दर्जे के मुखिया ही थे। हाँ, बिल्कुल। कविताओं में उन्हें अक्सर राजाओं के गुणों से युक्त, बड़े बड़े टाइटल्स वाला दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता यही थी कि वे भी मुखिया ही थे, चीफ ही थे, यद्यपि सर्वोच्च श्रेणी के। उनका राजनीतिक स्तर, राज्य व्यवस्था, स्टेट सिस्टम से भिन्न था। और क्या सिर्फ यही 3 वेंटर थे या और भी शक्तिशाली मुखिया थे? नहीं, और भी थे। जैसे अत्यमान नाम का एक शक्तिशाली मुखिया था जो वैलीय श्रेणी का था पर बहुत प्रभावशाली था, और कई छोटे मुखियाओं ने इन्वेंटरों का विरोध भी किया, जैसे पारी ने किया था। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप काफी फ्रैगमेंटेड और फ्लूइड था। समझ गई। तो ये थी संगम युग के चीफडम्स की कहानी। लेकिन फिर राज्य कैसे बना? इस चीफडम सिस्टम से स्टेट तक का सफर कैसे तय हुआ? जरूर स्ट्रैटिफिकेशन बड़ा होगा, स्तरीकरण की ओर। हाँ बिल्कुल। राज्य बनने के लिए स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक विभेदन का बढ़ना जरूरी था,
और संगम युग के अंत तक और उसके बाद हमें स्तरीकरण की प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज टुवर्ड्स स्ट्रैटिफिकेशन दिखाई देने लगती हैं। कहाँ दिखाई देती हैं ये प्रवृत्तियां? ये प्रवृत्तियां वेंटर के जो मुख्यालय थे, हेडक्वार्टर्स थे, जैसे मदुरई, उरैयार, करूर, और जो प्रमुख बंदरगाह थे जैसे कोरकाय, मुचीरी, तोंडी, वहां ज्यादा स्पष्ट थी। इन जगहों पर आबादी ज्यादा थी, व्यापार होता था, अलग अलग तरह के लोग रहते थे। अच्छा, अर्बन सेंटर्स में। हाँ, यहाँ हमें वंशानुगत शिल्पकार, हेरिडिटरी आर्टिजन्स और विशेषज्ञ समूह, स्पेशलिस्ट ग्रुप्स जैसे व्यापारी के होने के संकेत मिलते हैं। ये शायद निकमम जैसे निकायों या गिल्ड्स में संगठित थे। निकमम मतलब व्यापारियों की गिल्ड्स? हाँ, संभव है। हमें कारीगरों की अलग बस्तियां, चेरी होने का भी पता चलता है, जहां वंशानुगत व्यवसाय, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस वाले लोग रहते थे। मतलब स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा था। ठीक है। और श्रम संबंधों में, लेबर रिलेशंस में कोई बदलाव? हाँ, जबरदस्त श्रम, कोस्ट लेबर और रिश्तेदारी से परे श्रम संबंधों के भी कुछ संकेत मिलते हैं। किनशिप से बाहर जाकर लेबर मोबिलाइज करने के, जैसे मोती मत्स्य पालन में बंदियों या दासों का इस्तेमाल होने का जिक्र आता है। तो मतलब एक्सप्लॉयटेशन के नए तरीके आ रहे थे? हाँ, ऐसा लगता है। और ये जो वेंटर स्तर पर नियंत्रण और पुनर्वितरण की प्रक्रिया थी, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एट द वेंटर लेवल, उसने संभवतः नई वंशानुगत स्थितियों, भूमिकाओं और प्रतिष्ठा का विभेदक आवंटन किया, डिफरेंशियल एलोकेशन ऑफ स्टेटस, रोल्स एंड प्रेस्टीज। इससे एक पदानुक्रम की आशंका पैदा हुई, हायरार्की का डर या एहसास बढ़ा। रीडिस्ट्रीब्यूशन से हायरार्की कैसे बढ़ी? क्योंकि मुखिया जिसे ज्यादा देता था या जिसे खास भूमिकाएं देता था, उसका स्टेटस बढ़ जाता था। जिसे कम मिलता था वो नीचे रह जाता था। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ क्रिएटेड हायरार्की ओवर टाइम। अच्छा, ये सटल पॉइंट है। लेकिन क्या संगम कविताएं एक फुली स्ट्रैटिफाइड समाज दिखाती हैं? नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं। कविताएं पूरी तरह से स्तरीकृत समाज की ओर इशारा नहीं करती। सामाजिक विभेदन जो दिखता है वो मुख्य रूप से द्विआधारी, बाइनरी लगता है। बाइनरी कैसे? जैसे एक तरफ उयरतौर यानी उच्च कुल वाले लोग, हाई स्टेटस लीनेजेस, और दूसरी तरफ इलीपिरप्पलर यानी निम्न कुल वाले लोग, लो स्टेटस लीनेजेस। बस ये दो मोटी श्रेणियां दिखती हैं। उयरतोर और इलीपिरप्पलर, हाई एंड लो। हाँ, इसी तरह आर्थिक विभेदन भी ज्यादातर पुरवलार यानी पुनर्वितरक देने वाले पेट्रन्स और इरवलार यानी आश्रित लेने वाले डिपेंडेंट्स के बीच द्विआधारी था, गिवर्स एंड टेकर्स। ये तो बहुत फ्लेक्सिबल डिवीजन लगता है, कोई रिजिड हायरार्की नहीं लगती। हाँ, ये एक लचीला विभाजन दर्शाता है। एक जटिल बहुस्तरीय पदानुक्रम, कॉम्प्लेक्स मल्टीलेयर्ड हायरार्की अभी नहीं बनी थी। तो फिर राज्य बनने में रुकावट क्या थी? अगर स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हो गया था तो राज्य क्यों नहीं बना जल्दी? देखिए, इस चीफडम सिस्टम में कुछ आंतरिक अंतर्विरोध थे, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस थे, जो राज्य के विकास को रोक रहे थे। क्या अंतर्विरोध थे? पहला, मुखियाओं की जो शिकारी गतिविधियां थी, प्रेडेटरी एक्टिविटीज थी, लूटपाट, और जो युद्ध की विचारधारा थी, आइडियोलॉजी ऑफ वॉरफेयर, वो हल कृषि के विकास के लिए प्रतिकूल थी। प्लाव एग्रीकल्चर, जो सबसे अधिक उत्पादन क्षमता वाला रूप था, वो इस माहौल में ठीक से पनप नहीं पा रहा था, क्योंकि युद्ध और लूटपाट पर ज्यादा फोकस था। अच्छा, मतलब चीफ्स की एक्टिविटीज ही एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन में बाधा थी। हाँ? दूसरा, ये जो पुनर्वितरण की व्यवस्था थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसने उत्पादन पर दबाव तो डाला, क्योंकि मुखिया को बांटने के लिए माल चाहिए था, लेकिन ये तीव्र या अधिशेष उन्मुख उत्पादन को, सरप्लस ओरिएंटेड प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर रिश्तेदारी आधारित प्रणालियों, किनशिप बेस्ड सिस्टम्स के भीतर काम कर रहा था। और किनशिप सिस्टम्स में सरप्लस एक्सट्रैक्शन की एक लिमिट होती है। आप अपने रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा शोषण नहीं कर सकते। हाँ, बात तो सही है। और जो समकालीन राजनीतिक तंत्र था, मतलब चीफडम, उसमें तीव्र श्रम जुटाने, मास लेबर मोबिलाइजेशन की या अधिशेष निकालने, सरप्लस एक्सट्रैक्शन की उतनी क्षमता नहीं थी जितनी एक राज्य में होती है। चीफ्स की पावर लिमिटेड थी। तो सिस्टम में ही लिमिटेशंस थी। हाँ, तो फिर असली बदलाव कहां से आया? हायरार्की की वास्तविक शुरुआत कहां से हुई? कहां से? ऐसा माना जाता है कि इसके लिए ब्राह्मण परिवारों में जो विकास हो रहे थे वो महत्वपूर्ण थे, खासकर वो ब्राह्मण जिन्हें जमीनें दान में मिली थी। ब्राह्मणों को दान में मिली जमीनें, ब्रह्मदय। हाँ, ब्रह्मदेय गांव। इन ब्राह्मण परिवारों के पास स्थायी कार्यबल था, परमानेंट वर्कफोर्स थी, शायद दास या मजदूर, और उनके पास उत्पादन संबंधों की एक स्तरीकरण प्रणाली का विचार था, वर्ण व्यवस्था वाला, और सामाजिक विभेदन की एक ब्राह्मणवादी परंपरा थी।
इसने तमिल समाज में पदानुक्रमित सोच, हायरार्किकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया। अच्छा, तो ब्राह्मणों ने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया सोसाइटी ऑर्गेनाइज करने का। हाँ, एक तरह से उनके जरिए नॉर्थ इंडिया के आइडिया साउथ में आए और उन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन को डीपन करने में मदद की। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, मध्य प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी, मिड फर्स्ट मिलेनियम सी, एक महत्वपूर्ण मोड़ था और वाटरशेड मूवमेंट। लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी तक तमिलकम के जो कृषि समाज थे, एग्रेरियन सोसाइटीज, वो स्पष्ट रूप से वर्ग संरचित हो रहे थे, क्लास स्ट्रक्चर्ड बन रहे थे। क्लास स्ट्रक्चर आ गया था 5th-6th सेंचुरी सीई तक। हाँ, और ये बदलाव सीधे तौर पर हल कृषि के प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ प्लाव एग्रीकल्चर और उत्पादन के नए संबंधों, न्यू रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ा था। नए संबंध मतलब अब जमीन पर मालिकाना हक, लैंड ओनरशिप राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और इसी आधार पर एक त्रिस्तरीय स्तरीकरण, 3-tiered स्ट्रैटिफिकेशन उभर कर आया। 3 स्तर कौन से? सबसे ऊपर भूस्वामी, लैंड ओनर्स, बीच में पट्टेदार, टेनेंट्स या कारीगर शिल्पकार, और सबसे नीचे प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी खेत मजदूर, लेबरर्स। ये स्ट्रक्चर बनने लगा। लैंड ओनर, टेनेंट, लेबरर, ये तो क्लास डिवीजन है। विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ने व्यवसायों के आधार पर और स्तरीकरण किया। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की अलग अलग सोशल स्टैंडिंग बन गई। तो समाज अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हायरार्किकल हो रहा था। हाँ, और यही वो जमीन थी जिस पर राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का गठन। तो अब हम आ गए हैं निर्णायक मोड़ पर, दक्षिण भारत में राज्य का गठन। आपने बताया कि 5वीं-6वीं शताब्दी सीई तक समाज वर्ग संरचित हो रहा था। इसका राजनीतिक नतीजा क्या निकला? हाँ, 6ठी शताब्दी ईस्वी तक ये जो नई कृषि प्रणाली विकसित हो रही थी, न्यू अग्रेरियन सिस्टम, और जो नया क्लास स्ट्रक्चर बन रहा था, उसने अपना राजनीतिक नियंत्रण, पॉलिटिकल कंट्रोल भी प्रकट करना शुरू कर दिया। और ये कंट्रोल हमें नए शासक वंशों के रूप में दिखाई देता है। नए राजवंश कौन से? जैसे कि कांची के पल्लव, सिंहवर्मन वंश, मदुरई के पांड्या, कडुंगोन वंश, और थोड़ी बाद में तंजावुर के चोल, विजयालय वंश। ये नए राजवंश इसी दौर में उभर कर सामने आए। पल्लव, पांड्या और बाद में चोल, ये तो दक्षिण भारत के बड़े नाम हैं। बिल्कुल, ये वो राजवंश हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में वास्तविक राज्य व्यवस्थाओं की नींव रखी। चेरों के बारे में इस दौर में स्पष्टता थोड़ी कम है, लेकिन लगता है कि उनका अधिकार भी अब धान अर्थव्यवस्था, पैडी इकोनॉमी से जुड़ गया था। तो इन नए राजवंशों का उदय और राज्य का जन्म ये एक साथ हुआ? हाँ, ये एक समकालिक प्रक्रिया थी, अ सिंक्रोनस प्रोसेस। राज्य का जन्म आर्द्र चावल कृषि के विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ वेट राइस कल्टीवेशन, उत्पादन के नए संबंधों के प्रसार, स्प्रेड ऑफ न्यू रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, और समाज के वर्ग संरचित होने, सोसाइटी बिकमिंग क्लास स्ट्रक्चर्ड के साथ साथ हुआ। ये सब चीजें लगभग एक ही समय 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हो रही थीं। तो ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि सामाजिक आर्थिक बदलाव भी था। बिल्कुल, इसमें मुखियाशाही से राजशाही में संक्रमण शामिल था, ट्रांजिशन फ्रॉम चीफडम टू मोनार्की। और इसके साथ श्रम के संगठन में, व्यवसायों में, सामाजिक समूहों के गठन में और बस्तियों की प्रकृति में भी बदलाव आया। सोसाइटी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो रही थी। आपने ब्रह्मदेय गांव का जिक्र किया था, राज्य बनने में उनकी क्या भूमिका थी? ब्रह्मदेय गांव यानी ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव, इस कृषि विस्तार की एक प्रमुख संस्थागत विशेषता थी, अ की इंस्टीट्यूशनल फीचर। खासकर प्रमुख नदी घाटियों में, फर्टाइल रिवर वैलीज में इनका तेजी से प्रसार हुआ। ये दान कौन देता था? ये शाही पहल के तहत होता था, अंडर रॉयल इनिशिएटिव। राजा या बड़े मुखिया ब्राह्मणों को जमीन या पूरा गांव दान में देते थे। ये एक संगठित मामला था, इन ऑर्गेनाइज्ड अफेयर, जिसके हमें ताम्रपत्र अनुदानों, कॉपर प्लेट ग्रांट्स में रिकॉर्ड मिलते हैं। कॉपर प्लेट्स, हाँ, उनमें ये सब लिखा होता था। हाँ, और इन ग्रांट्स से एक और दिलचस्प बात पता चलती है। शुरू में शायद व्यक्तिगत ब्राह्मणों को जमीन दी जाती थी, एक भोग, लेकिन बाद में सामूहिक रूप से ब्राह्मणों के समूहों को गांव दिए जाने लगे, गणभोग या कॉर्पोरेट ब्रह्मध्य। अच्छा, इंडिविजुअल से कॉर्पोरेट होल्डिंग्स की तरफ शिफ्ट, ये क्यों? शायद सामूहिक जोत ज्यादा सुरक्षित थी, मोर सिक्योर थी, और ये नए उत्पादक संबंधों के विकास को भी दर्शाता है, जहां एक पूरा समूह मिलकर जमीन को मैनेज कर रहा था और सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर रहा था।
ये ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम था एग्रीकल्चर एक्सपैंड करने के लिए। तो ब्रह्मदेव ने एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और हायरार्की दोनों को बढ़ाया। हाँ, और इससे सामाजिक संबंध भी और ज्यादा संरचित हो गए, मोर स्ट्रक्चर्ड हो गए। 6ठी-7वीं शताब्दी में ये बदलाव साफ दिखता है। कैसे स्ट्रक्चर्ड हुए? देखिए, ब्रह्मदेहों के निर्माण में अक्सर ये होता था कि जो स्थानीय समुदाय वहाँ पहले से रह रहे थे, उनके ऊपर ब्राह्मणों के श्रेष्ठ अधिकारों का अधिरोपण किया जाता था। इम्पोजिशन ऑफ सुपीरियर राइट्स ऑफ ब्राह्मणास ओवर लोकल कम्युनिटीज। मतलब लोकल लोगों के राइट्स कम हो गए। हाँ, या बदल गए। इससे विभेदीकरण, डिफ्रेंसिएशन बढ़ा, स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन गहरा हुआ और एक नया राजनीतिक गठन, पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ, जिसने अंततः राज्य प्रणाली को जन्म दिया। स्टेट सिस्टम इमर्ज्ड आउट ऑफ दिस प्रोसेस। तो ब्रह्मदेव स्टेट फॉर्मेशन का एक इम्पोर्टेंट टूल बन गए। बिल्कुल। अब जैसे जैसे हल कृषि में उत्पादन संबंध पूरे समाज पर हावी होने लगे, डोमिनेंट होने लगे, वैसे वैसे व्यावसायिक विशेषज्ञता, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी बढ़ी और इसे एक पदानुक्रम में, हायरार्की में व्यवस्थित किया गया। वर्ण जाति व्यवस्था का प्रभाव दिखने लगा। ठीक है, और गांव का क्या हुआ? वो ऊर, कृषि बस्तियां, ऊर, जो पहले ज्यादातर आत्मनिर्भर थीं, उनमें भी अब स्तरीकरण आ गया। लैंड ओनरशिप के आधार पर बंटवारा हो गया और फिर ये ऊर संरक्षित कृषि इलाकों, स्ट्रक्चर्ड एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स के रूप में एकीकृत हुई, जिन्हें नाडु कहा गया। नाडु, ये क्या थे? नाडु एक तरह की लोकेलिटी या माइक्रो रीजन थी, जिसमें कई सारे कृषि गांव, ऊर शामिल होते थे। ये नाडु संगम कविताओं वाले नाडु, जिसका मतलब सिर्फ इलाका था, से भिन्न थे। ये अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल यूनिट बन गए थे। अच्छा। तो ओर से नाडु बने। हाँ। और ये नाडु बाद में चोल जैसे राजशाही प्रणालियों में बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई बन गए, एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक यूनिट। तो अब समाज की संरचना कैसी दिखती थी इस दौर में? हायरार्की कैसी थी? चाहे ब्राह्मणों के गांव हों, ब्रह्मदेव, या गैर ब्राह्मण किसानों के गांव, वेलना, वगाई, उर, सामाजिक संरचना मोटे तौर पर समान थी। एक हायरार्किकल पैटर्न था। कैसा पैटर्न? दया किलावर, अगर वेल्लानवकाई ऊर है तो ओरार या नट्टार, नाडु के डोमिनेंट किसान। ठीक है, टॉप पर लैंड ओनर्स। मध्य में पट्टेदार थे, टेनेंट्स, जिन्हें करालर कहा जाता था। इनमें कारीगर, शिल्पकार भी शामिल हो सकते थे और कुछ स्वतंत्र छोटे किसान भी थे, जिनके पास अपनी थोड़ी जमीन कणी होती थी। मिडिल लेयर ऑफ टेनेंट्स एंड स्मॉल पेजेंट्स, आर्टिसंस। और सबसे नीचे थे प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी खेत मजदूर, जिन्हें अधियालर कहा जाता था। ये ज्यादातर भूमिहीन थे और भूस्वामियों पर निर्भर थे, पॉसिबली बॉन्डेड लेबर। तो लैंड ओनर, टेनेंट, आर्टिसन, लेबरर, ये त्रिस्तरीय संरचना साफ दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। और संसाधनों का परिसंचरण, सर्कुलेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे होता था? कृषि उपज इसी पदानुक्रम के माध्यम से नीचे से ऊपर तक निर्धारित हिस्सों में परिचालित होती थी। मतलब लेबरर से टेनेंट लैंड ओनर तक, टेनेंट से लैंड ओनर तक और लैंड ओनर से फिर राज्य तक। अच्छा, उपज का फ्लो अपवर्ड्स था। हाँ, सबसे अधिक लाभ भूस्वामियों को मिलता था और सबसे अधिक शोषण प्राथमिक उत्पादकों यानी अडियालर का होता था। तो दक्षिण भारत में जो राज्य बना वो इसी स्ट्रक्चर का नतीजा था। बिल्कुल। दक्षिण भारत में राज्य इसी ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रभावित कृषि प्रधान पदानुक्रमित समाज और राजनीति का संरचित परिणाम था। द स्टेट इन साउथ इंडिया वाज अ स्ट्रक्चर्ड आउटकम ऑफ दिस ब्राह्मणिकल अग्रेरियन हायरार्किकल सोसाइटी एंड पॉलिटी। बहुत विस्तार से समझाया आपने कि कैसे दक्षिण भारत में चीफडम्स से स्टेट तक का ट्रांजिशन हुआ, जिसमें एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशंस, ब्रह्मदेयर्स और क्लास स्ट्रक्चर का की रोल था। हाँ, ये एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी जो उत्तर भारत के रास्ते से काफी अलग थी।
उपज का फ्लो अपवर्ड्स था। हाँ, सबसे अधिक लाभ भूस्वामियों को मिलता था और सबसे अधिक शोषण प्राथमिक उत्पादकों यानी अडियालर का होता था। तो दक्षिण भारत में जो राज्य बना वो इसी स्ट्रक्चर का नतीजा था। बिल्कुल, दक्षिण भारत में राज्य इसी ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रभावित कृषि प्रधान पदानुक्रमित समाज और राजनीति का संरचित परिणाम था। The state in South India was a structured outcome of this Brahmanical agrarian hierarchical society and polity. बहुत विस्तार से समझाया आपने कि कैसे दक्षिण भारत में चीफडम्स से स्टेट तक का ट्रांजिशन हुआ, जिसमें एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशंस, ब्रह्मदयाज और क्लास स्ट्रक्चर का की रोल था। हाँ, ये एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी जो उत्तर भारत के रास्ते से काफी अलग थी। आउटरो, मुख्य बातें और समापन। तो आज की इस बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा से हमने क्या सीखा? एक बार मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। जरूर। पहली बात तो ये कि राज्य अचानक से प्रकट नहीं होते, वे स्तरीकृत समाजों के भीतर आंतरिक प्रक्रियाओं से धीरे धीरे विकसित होते हैं। ये एक सुई जनरस प्रोसेस है। बिल्कुल। दूसरी बात, हमने देखा कि उत्तर भारत में राज्य बनने की प्रक्रिया पहले शुरू हुई। हमने वैदिक काल में मुखिया, राजा, विष्पति से धीरे धीरे अधिक जटिल राजनीतिक संरचनाओं जैसे बड़े यज्ञ, रत्नों का उदय, वर्ण व्यवस्था का सुदृढ़ होना की ओर संक्रमण देखा। हाँ, और इसके लिए हमारे स्रोत हैं मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथ और कुछ हद तक PGW पुरातत्व हैं। सही। फिर हमने दक्षिण भारत की बात की, जहां यह संक्रमण बहुत बाद में लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। ये संगम साहित्य में वर्णित मुखियाशाही, किलर, वेलिर, वेंटर से विकसित हुआ। और दक्षिण के लिए हमारे स्रोत हैं संगम साहित्य, अशोक के शिलालेख, तमिल ब्राह्मी अभिलेख, ग्रीको रोमन अकाउंट्स और पुरातत्व। बिल्कुल। चौथी बात, हमने समझा कि राज्य गठन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक शामिल हैं। सामाजिक स्तरीकरण, उत्तर में वर्ण आधारित, दक्षिण में भूमि आधारित वर्ग संरचना, कृषि का विकास, संसाधन जुटाना, वैधता हासिल करना, जैसे उत्तर में यज्ञों से, दक्षिण में ब्राह्मणों के समर्थन से या आइडियोलॉजी से, और राजनीतिक संरचनाओं का धीरे धीरे उभरना। और हमने ये भी देखा कि दोनों क्षेत्रों में स्रोतों की अपनी सीमाएं हैं। शब्दों के अर्थ समय के साथ बदलते हैं, जैसे बलि, राजा, और साहित्यिक चित्रण हमेशा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। इन सब चुनौतियों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इस पूरी चर्चा का क्या महत्व है? देखिए, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये समझ प्राचीन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक विकास की नींव रखती है। ये आपको उत्तर और दक्षिण भारत के बीच तुलना करने में, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने में मदद करती है। और प्रारंभिक राज्य गठन की जो बारीकियां हैं, नुआंसेस हैं, उन्हें अप्रिशिएट करने में सक्षम बनाती है। आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटते, प्रोसेस समझते हैं। और सामान्य जीवन के लिए भी। सामान्य तौर पर भी ये हमें ये समझने में मदद करता है कि समाज कैसे संगठित होते हैं, शक्ति कैसे केंद्रित होती है, हाउ पावर गेट्स सेंट्रलाइज्ड, और ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे होते हैं, हाउ हिस्टोरिकल चेंज हैपन्स। ये हमारी अपने वर्तमान को समझने में भी मदद करता है। वाकई ये एक बहुत ही गहन विषय था और मुझे यकीन है कि श्रोताओं को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम आपको इस चर्चा को दोबारा सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स थी। हाँ बिल्कुल, इसमें महारत हासिल करना न केवल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आपको हमारे देश के अतीत की एक समृद्ध और सूक्ष्म समझ भी देगा। और खुद पर विश्वास रखें, आप यकीनन इन जटिल विषयों को समझ सकते हैं और उनमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी और रिवीजन की है। तो चलिए अब विदा लेते हैं। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार या प्रश्न जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हाँ, आपके सवाल हमें और बेहतर करने में मदद करते हैं। और हाँ, भविष्य में ऐसे ही गहन विश्लेषण और यूपीएससी तैयारी से जुड़ी सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।